नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो आज का एपिसोड बेहद खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे। कहते हैं पहले के जो ऋषि मुनि थे वो हमेशा आयुर्वेदा को सबसे ऊपर रखते थे, पर मैं आज की बात करूं, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो बात करें आयुर्वेद से रिलेटेड कोई मेडिसिन ले लो या आयुर्वेद पे जाइए, वहां आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो सामने से रिस्पॉन्स आता है, अरे आयुर्वेदा तो बहुत स्लो काम करता है। क्या सच में आयुर्वेदा स्लो काम करता है? जो सदियों से हमारे ऋषि मुनियों ने अपनाया, क्या वो सच में स्लो काम करता है? आज के एपिसोड में हम बात करेंगे महिलाओं की प्रॉब्लम। आजकल देखा छोटी बच्चियों को बहुत जल्दी पीरियड्स आ जाते हैं, क्यों आ जाते हैं, क्या कारण है इसके पीछे, और आयुर्वेदा उन बच्चियों की किस तरीके से मदद करता है। सबसे बड़ी बात एक चीज और आपने देखा होगा कि आजकल लेडीज को कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आज आप देखेंगे हर चौथी पांचवी महिला आईवीएफ की तरफ जा रही है। क्यों जा रही है? क्या आयुर्वेदा उसमें मदद नहीं कर सकता है? तो आज हम महिलाओं की हर एक छोटी से छोटी समस्याओं पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वैद्य अनु भारद्वाज मैम। मैं मैम के बारे में बताऊं, मैम को बहुत साल का एक्सपीरियंस है और आयुर्वेदा पे आज बहुत डीप में चर्चा होने वाली है। तो ये पॉडकास्ट बेहद खास है, प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। और महिला आप हो तो आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज आपको मिलने वाला है। तो हम स्वागत करते हैं मैम का। तो स्वागत है मैम आपका, कैसे हैं आप? नमस्ते, बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। तो मैम हमारी ऑडियंस को अब पता तो चल गया कि आप वैद्य हैं, आयुर्वेद पे हम चर्चा करने वाले हैं, फिर भी छोटा सा इंट्रो आप हमारे ऑडियंस को आप न दीजिए प्लीज। मैं आयुर्वेद की ग्रेजुएट हूँ, 1997 पास आउट हूँ और उसके बाद मैंने 2-3 साल एलोपैथी में काम किया और उसके बाद मैं आयुर्वेद प्रैक्टिस करना शुरू किया। तो अभी उस इतने साल हो गए हैं, उसके अलावा कुछ किया नहीं है, और तो बताने के लिए मेरे पास कुछ ज्यादा है नहीं। यही सब कुछ है बताने के लिए। सबसे पहले हम आज ना सारी चर्चा हम जो करेंगे महिलाओं से रिलेटेड करेंगे। तो सबसे पहली बात आती है, महिलाओं को पीरियड्स आते हैं, तो ये इससे आयुर्वेद में बीमारी माना जाता है या शुद्धिकरण माना जाता है? देखिए, ये ना तो बीमारी है और ना ही मैं इसको बोलूँगी कि शुद्धिकरण है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, हमारी बॉडी का बायोलॉजिकल प्रोसेस है। और एक डिवाइन गिफ्ट है भगवान का महिलाओं को, जिसके जो ये बताता है कि महिला में सृजन की शक्ति है, उसमें यूनिवर्स की तरह क्रिएट करने की शक्ति है। तो हर मंथ वो हमें रिमाइंड करता है कि वी आर द क्रिएटर्स। तो इस सृष्टि को चलाने में जो एक महिला का रोल है वो ज्यादा है, और उसके लिए वो जो माहवारी आती है, महीना आता है महिलाओं को, वो उसी का ही एक हिस्सा है। तो उसमें केवल हमारी बॉडी जो है वो हर महीने प्रेगनेंसी को के लिए रेडी करती है बॉडी को। लेकिन जब वो नहीं होती है तो वो जो यूट्रस की दीवारें एक बेड बना लेती हैं कि अगर कंसेप्शन हुआ तो यहाँ आके एम्ब्रियो ने लगना है, हमें उसको न्यूट्रिशन देना है। तो हर महीने वो हमारी यूट्रस की जो बच्चेदानी है उसकी दीवारें थोड़ी मोटी हो जाती हैं। वहाँ बहुत सारा न्यूट्रिशन जमा करती है हमारी बॉडी। लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो वो 3-4 दिन 5 दिन में वो शेड ऑफ हो जाती है धीरे धीरे करके। तो इसलिए हमें पीरियड्स आते हैं हर महीने। तो आप ये देखिए कि हर महीने एक डिवाइन काम के लिए हमारी बॉडी रेडी होती है और उसके हिसाब से फिर अगले महीने की प्रोसेस में लग जाती है। तो एक चीज और, जब पीरियड्स आते हैं तो लेडीज को मोस्ट ऑफ पेन बहुत ज्यादा होता है, तो बहुत ज्यादा देखा जाता है कि कहीं ना कहीं वो मेडिसिन ले लेते हैं। तो उस दौरान मुझे मौका मिला है कि मैं आज आयुर्वेद के द्वारा उसको जानूं कि उस दौरान महिलाओं को क्या करना चाहिए। क्या सच में मेडिसिन लेनी चाहिए? नहीं, दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो जो आप दवाई खाएंगे, खास करके वो एलोपैथी की टैबलेट्स ही खाते हैं, तो कोई भी अगर आप पेन किलर खाएंगे उससे दूसरी दिक्कत होती है। वो ज्यादा टैबलेट्स खाने से आपकी जो अंदर जख्म हो जाते हैं, और खास करके ये जो पैरासीटामोल और इस तरह के जो टैबलेट्स हैं उनसे तो किडनीज और लीवर खराब होते हैं। आप गूगल करके देखिए इसको, द मोस्ट हिपैटोटॉक्सिक एंड द मोस्ट रीनल टॉक्सिक मेडिसिन, कि किडनी और लीवर खराब करने में अगर किसी दवाई का सबसे ज्यादा रोल है तो वो कौन सी है? वो पैरासीटामोल है। ये डेटा बताता है, हम नहीं बोल रहे हैं, हम तो उसी डेटा के हिसाब से बोल रहे हैं। बिल्कुल। तो उसके वो नहीं करके आप जो बच्चियां भी हैं खास करके उनको जौ की खीर बनाइए और उसमें घी डाल के उनको दीजिए।
ओके। उससे लुब्रिकेशन होती है, उसमें ड्राइनेस कम होती है बॉडी के अंदर। जो मसल्स हैं वो हमारे आसानी से मूव करते हैं, तो वो जो ट्रैक को खुलना होता है, यूट्रस का मुंह खुलता है धीरे धीरे करके, उसके लिए वो कंट्रैक्शंस आते हैं, तो दर्द महसूस होती है, वो पूरे एरिया में पेन फील होता है। तो जो पैर हैं हमारे घुटनों तक, अपने नीचे की टांगों को गर्म पानी में डाल के बैठिए। 40 से 42 डिग्री यानी 40 to 42 डिग्री पानी में बैठेंगे तो दर्द कम हो जाएगा, क्योंकि उससे क्या होगा कि हमारी बॉडी रिलैक्स करती है, मसल्स जो है रिलैक्स करते हैं। कुछ एंजाइटी भी होती है, कुछ कई बार कई महिलाओं को अगर ज्यादा एज में भी पीरियड्स में पेन हो रही है तो उनको कुछ दूसरे कारण भी रहते हैं। कई बार यूट्रस के अंदर कोई सिस्ट है, कोई फाइब्रॉइड है, ओवरीज में कोई दिक्कत है, तो इस तरह की अगर दिक्कत है वो उसकी वजह से अगर पेन हो रहा है तो उसको थोड़ा सा हमें ठीक करना पड़ेगा, लेकिन वो किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह से कीजिए। ओके। तो मतलब कह सकते हैं कि अगर किसी के यूट्रस में सिस्ट है तो उसे आयुर्वेदा द्वारा ठीक किया जा सकता है। सिस्ट हो, सिस्ट क्या है, एक पानी के बैग्स बन जाते हैं, एक फ्लूइड उसमें इकट्ठा हो जाता है, तो वो बॉडी में कहीं भी बन सकते हैं, है ना। तो उसको खत्म किया जा सकता है, फाइब्रॉइड को खत्म किया जा सकता है, ट्यूमर्स को भी खत्म किया जा सकता है। जो यूट्रस के अंदर की जो लाइनिंग है उसकी थिकनिंग हो जाती है, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है बहुत ज्यादा, वो भी बड़ी पेनफुल कंडीशन होती है। और कई बार तो कई लोगों को इतनी ब्लीडिंग होती है कि वो इतना डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनको बोला जाता है कि यूट्रस निकाल दीजिए। जी 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 जी, मैं उसी पे आने वाली थी। हाँ, तो यूट्रस निकाल दीजिए, तो वो डिप्रेशन में चले जाती है महिलाएं। कई लोग सुसाइडल हो जाती हैं, बिल्कुल, कि उनको हार्मोन्स दिए जा रहे हैं, हार्मोन्स के डिवाइस रखे जा रहे हैं, उसकी उन हार्मोन्स के डिवाइस रखेंगे तो पीरियड्स आने बंद हो जाएंगे जी। अब वो नहीं आ रहे हैं तब भी हमारी बॉडी का जो पूरा बायोलॉजिकल फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब हो रही है। और अगर आएंगे तो ज्यादा ब्लीडिंग होगी तो भी बॉडी को नुकसान हो रहा है, तो ज्यादातर उनको बोल दिया जाता है कि आप यूट्रस निकलवा दीजिए। ये भी नहीं देखा जाता कि अभी उनकी शादी हुई है कि नहीं हुई है, बच्चे हुए कि नहीं हुए। यूट्रस हमारी पहचान है, ये हमारी आइडेंटिटी है ना। उसको निकाल के एक वो जो महिला होने की अंदर से एक हमें अनुभूति, एक खुशी, एक वो रहती है, वो ही नहीं रहेगी तो वो बहुत सेल्फ एस्टीम बहुत कम हो जाती है। लेकिन इन सारी चीजों का जो इलाज है पहले दूसरे तीसरे दिन से ही रिजल्ट पता चलना शुरू हो जाता है। तो किस तरीके से, मतलब थोड़ा सा ट्रीटमेंट के बारे में आप बताएं। ट्रीटमेंट ऐसा है कि खुद नहीं आप कर पाएंगे वो, लेकिन उसमें हम लोग लोकल इधर वेजाइनल की तरफ पे भी हम लोग कॉटन को सोक करके स्वैब्स होते हैं वो रखते हैं, और नहीं तो कुछ ऑयल्स या घी है वो अंदर डाले जाते हैं यूट्रस के। और अगर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो आप हैरान हो जाएंगे सुन के, एनोरेक्टल रूट को यूज किया जाता है, जैसे एनिमास दिए जाते हैं उस तरह से ऑयल्स दिए जाते हैं। कुछ ऐसे ऑयल्स हैं जो हर्ब्स के साथ पकाए होते हैं कि पहले दूसरे तीसरे दिन से ही पेन, और जो पेन है और जो एंडोमेट्रोसिस खास करके जो एक कंडीशन है वो बड़ी भयंकर, आजकल बहुत लोग उससे ग्रस्त है। तो उस कंडीशन में भी दूसरे तीसरे दिन से ही आपको पेन और ब्लीडिंग का जो फर्क है वो पता चल जाता है। कई बार तो तीसरे दिन आके पेशेंट बोलती है कि हमें कुछ भी नहीं, अब जो दिक्कत आ रही थी वो है ही नहीं। ऐसे भी होता है। बिल्कुल। तो मतलब कहीं ना कहीं लोग आयुर्वेद से हटते जा रहे हैं, वो एलोपैथी की तरफ ज्यादा मूव कर जाते हैं कि कुछ नहीं तो डॉक्टर ने कह दिया आपके हार्मोन्स नहीं बन रहा है, हार्मोन्स को दे दिया जाता है कि मैंने ये सुना है। पर हम इसी पे आएंगे आगे, पर मैं सबसे पहले, क्योंकि पीरियड्स की बात चल रही है, तो बहुत छोटी छोटी बच्चियों को बहुत जल्दी पीरियड्स आने लगे हैं, तो उसके पीछे कारण क्या है कि उनको इतनी जल्दी पीरियड्स क्यों आ रहे हैं, और उसका हम किस तरीके से क्योर, क्योंकि एक सही एक एज होती है उस दौरान आए तो मुझे लगता है ज्यादा बेटर है, उस पर थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। 8-9 साल की बच्चियों को पीरियड्स शुरू हो रहे हैं। बिल्कुल। पहले हम लोग के टाइम पर 14-15 साल में, 13 साल के बाद स्टार्ट होते थे। और लेकिन इसका कारण केवल उनकी खुद की बॉडी नहीं है, बल्कि जो मदर ने डाइट खाई, जो मदर ने लाइफस्टाइल किया। एक साइंस है एपिजेनेटिक्स। तो एपिजेनेटिक्स ये कहती है कि जो दोनों पेरेंट्स हैं, मदर एंड फादर, जो हम आज खा रहे हैं, जो कुछ भी हम लोग खा रहे हैं आज, उससे हमारा जो हमारी जो जीनोम है वो अफेक्ट होता है हमारी बॉडी के। तो वो जो जीन्स
अफेक्ट होते हैं, डीएनए को ऑल्टर नहीं करते लेकिन वो जीन्स को ऑल्टर करते हैं। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जिस चीज को टॉलरेट करने की हमारी ताकत आज है, वो या जिस बात को होने की हमारी आज चांसेस हैं, जो हम खा रहे हैं उसकी वजह से, वो हमारे जो बच्चे आने वाली जो जनरेशन है उसमें वो 10 गुना बढ़ जाएंगी। मतलब अगर किसी चीज को खाने से मोटापा आने के चांसेस हैं तो बच्चे में वो 10 गुना बढ़ जाएंगे और उसको 10 टाइम जल्दी आ जाएगा। और इसी तरह से हार्मोनल डिस्टरबेंस की भी बात है। तो जो माँ ने खाया, जो फादर ने खाया, ये नहीं कि अकेली माँ ही जिम्मेवार है जी। तो वो उनके जीन्स लेके चलते हैं साथ में जी। तो वो बच्चे की हेल्थ को भी अफेक्ट करते हैं। दूसरा, डाइट बहुत बड़ा एक रोल है इसका। जितना बच्चे आजकल जंक पैक्ड फूड खाते हैं, खास करके जंक में हम समझते हैं अच्छा ये रेडी से मत खाओ, ये टिक्की मत खा, ये मत खा, उसको हम जंक समझते हैं। पैकेट ले लो, ये नीट है, ये क्लीन है, उसमें प्रिजर्वेटिव्स हैं, उसमें जितने चिप्स है, पहले तो अलाउड नहीं था लिखना, आज अब पढ़ेंगे उसके ऊपर लिखा हुआ है पाम ऑयल, वो पाम ऑयल में उसको फ्राइड किया हुआ है जी। तो वो कैंसरस होते हैं, वो ही हमारे ग्लैंड्स को भी डिस्टर्ब करते हैं, हमारी बॉडी की हर फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करते हैं। तो इसलिए डाइट में हम क्या दे रहे हैं बच्चों को वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रूट्स खाते नहीं है बच्चे, दूध हमने पिलाना बंद कर दिया कि ये ऐसा ही जो है बात ही ऐसी की जा रही है कि दूध मत पियो, दूध ज्यादा, ठीक है, दूध नहीं देना चाहिए, बिल्कुल वो नहीं देना चाहिए बहुत ज्यादा, लेकिन एक एज है और उसमें हमारी अपनी जो हमारे देश की लोकल गाय है वो, और उनको अगर हम ऑर्गेनिक चारा खिला रहे हैं, हम खुद उनकी सेवा कर रहे हैं और वो चलती है, एक जगह पे खड़ी नहीं रहती, तो उस गाय का दूध पीना चाहिए, उस गाय का दूध बच्चों को भी देना चाहिए। बच्चों की जो अंदर की ग्रोथ है उसके लिए ये सब जरूरी चीजें हैं। तो यही वजहें हैं कि बच्चों को बहुत जल्दी पीरियड्स आने शुरू हो गए। और एक कारण जो इंटरनेट से, सोशल मीडिया एक्सपोजर से जो थॉट प्रोसेस चेंज हुआ है बच्चों का, जो चीजों के बारे में हम बात करने में 25-26 साल के बाद शुरू करते थे, वो आज 5th स्टैंडर्ड के बच्चे भी बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल है ना। मूवीज ही इस तरह, सब कुछ ओपन है बिल्कुल। हाँ, तो जो भी हमारा थॉट प्रोसेस है वो भी हमारे हॉर्मोन्स को अफेक्ट करता है। तो ये सारी चीजें कलेक्टिवली एक्ट करती है, कलेक्टिवली इसका जो है हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट होता है। करेक्ट। तो मतलब सारी जो प्रॉब्लम्स है कहीं ना कहीं डाइट जो अच्छी नहीं मिल रही है, और कहीं ना कहीं जो आजकल मूवीज एंड ऑल, आजकल बच्चों को रील्स में भी बहुत कुछ ऐसी चीजें दिख जाती हैं जो एक सही एज पे पता चलना चाहिए, उसको पहले ही पता चल जाता है। तो मे भी ये सारी चीजें मिलके ही इफेक्ट बच्चों को हो रहा है। बिल्कुल। तो एक चीज और आपने महिलाओं में सुनी हुई सबसे कॉमन हो चुकी है, पीसीओडी और पीसीओएस बहुत ज्यादा है, आपने भी सुना होगा, और मुझे लगता है आपके पास भी काफी लोग आते होंगे इस प्रॉब्लम्स को। बिल्कुल। तो इसका बढ़ने का सबसे मेन रीजन क्या है और इसको किस तरीके से आयुर्वेदा द्वारा क्योर किया जा सकता है? सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि बिना किसी टेस्ट कराए इसको पहचानना कैसे है हमने। अगर बच्चों का वेट बढ़ रहा है बिना किसी वजह से, उसको पीरियड्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, पहले आ रहे थे अभी बंद हो गए हैं, पीरियड्स में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, इरिटेबिलिटी रहती है ना, और जो मूड स्विंग्स भी होते हैं, हैवीनेस है बॉडी में, एपिटाइट जो है वो सप्रेस्ड हो गई हुई है, ये सारे सिग्नल्स हैं कि ये पीसीओएस हो सकता है। कई लोगों को अनवांटेड हेयर आने शुरू हो जाते हैं। तो बेसिकली ये हार्मोनल डिस्टर्बेंस है। होता है क्या है कि जब हमारी बॉडी ट्रांजिशन में होती है, हम लोग एक फेज से दूसरे फेज में जा रहे हैं, तो हमारे हार्मोन्स एक्टिव होते हैं काम करने में, तो वो उसका इम्बैलेंस होने की वजह से ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चों को। कई बार पीरियड्स शुरू होते हैं, वो आते हैं, फिर 2 महीने नहीं आते हैं, फिर 6 महीने आ गए, फिर से बीच में मिस भी हो गए। तो ये 1 साल 1.5 साल लगता है मीनार्की जब पीरियड्स आने शुरू होते हैं उससे एक साइकिल को रेगुलर होने में। तो वो नॉर्मल है, उसमें नॉर्मली इतना लग भी सकता है, लेकिन साथ में अगर एबनॉर्मली वेट गेन हो रहा है या जैसी मैंने दिक्कतें बताई, अगर उस तरह की दिक्कत आ रही है, अनबेरेबल पेन भी हो रही है, तब हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि ये पीसीओएस या पीसीओडी हो सकती है। ओके, ठीक है। तो ये इसके जो कारण है वही एक तो लाइफस्टाइल है। बिल्कुल। आजकल मैं दर्शकों से अगर बात करूं तो ज्यादातर क्या है कि हर खासकर जो टीनेज है,
टीनेज के जो बच्चे हैं उन लोगों को लगता है कि स्लिम होना ही सब कुछ है। स्लिम होना सेहत नहीं है। आपको बीमारियों से बचना कैसे है, बीमारियां ना हो, आप उस एज में हैं, अगर बच्चे मुझे सुन रहे हैं इस एज के, आप जिस एज में हो ये डिसाइड करेगा कि आपके जिंदगी के बाकी के सालों जो पड़ाव आप देखने वाले हो वो किस तरह के होंगे। तो जो डाइट हम इस एज में खाते हैं, हमने जो अपनी टीनेज में डाइट खाई जी, वो आज तक हमें समझ में आता है कि हाँ इट्स वर्किंग, इट्स स्टिल वर्किंग, राइट। तो स्पेशली अगर मैं जेंजी को एड्रेस करके बोलूं तो काइंड ऑफ स्टफ यू गाइज आर ईटिंग, जो इनको फिंगर फूड्स चाहिए, हैंडी चाहिए, उठाया और भाग लिए। तो टेबल पे बैठ के खाना भूल ही गए हैं हम। टेबल पे भी मत बैठिए, जमीन पर बैठिए, कहीं पर भी बैठिए, चौकड़ी मार के बैठ के खाइए। मतलब एक खाने का मतलब उसका टेस्ट तो पता चले कि आपने खाया क्या है। टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमारी टंग पे, हमारी जीभ पे अलग अलग टेस्ट बड्स अलग अलग जगह पे है। कोई चीज हमें कहाँ फील होती है, नमक कहीं, चीनी कहीं, खट्टा कहीं, इस तरह से करके वहां से सिग्नल जाते हैं ब्रेन को और उसके हिसाब से आगे के एंजाइम्स रेडी होते हैं कि ये वाला टेस्ट आ रहा है, हमको इसको इस तरह से पचाना है। बॉडी उसके हिसाब से बनती है। एक सिस्टम है कम्युनिकेशन का हमारी बॉडी के अंदर, बड़ा ही खूबसूरत, बहुत ही ऐसा बढ़िया कम्युनिकेशन अंदर चलता है। हमारे जैसे नहीं है आजकल बात ही नहीं कर रहे एक दूसरे के साथ। बिल्कुल, मतलब एवरीबॉडी इज बिजी ऑन द फोन। थैंक गॉड आवर ऑर्गन्स डोंट हैव मोबाइल फोन्स। मैं बहुत अच्छा टाइम हमने गुजारा है। अगर मैं अपने भी टाइम की बात करूं, सारे साथ बैठ के खाना खा रहे हैं तो उसका एक अलग ही मजा था, आनंद अलग था। हाँ, कुछ जो फैमिली में गाइडेंस होती थी और एडुकेट किया जाता था, बच्चों को पहले ही मेंटली भी प्रिपेयर कर दिया जाता था और उनको बताया जाता था कि ये खाना, ये नहीं। मैं आपको एक बात बताऊंगी जो मैं चाहूंगी कि आपके माध्यम से सारे जो दर्शक सुन रहे हैं और आप दूसरे लोगों को भी बताइए। जितने भी हमारे लोकगीत हैं, आप किसी भी एरिया के लोकगीत को उठा के देख लीजिए, उसमें कई गीत ऐसे हैं जो खास ओकेजन्स के लिए बने हुए हैं। कोई शादी के लिए है, कोई बच्चा पैदा होने पर है। कई गीत ऐसे हैं जो जब बच्ची को पीरियड्स आना शुरू होते थे तो उसकी पूजा की जाती थी और उस समय वो गीत गाए जाते थे। उसमें बहुत सारी खाने की चीजें रखी जाती थी वहां बना के। जो लोकगीत थे उसमें भी उन खाने की चीजों की बात है। तो वो सारी चीजें वो होती थी बताने के लिए कि अब इसको ये सारी न्यूट्रिशन की जरूरत है। तो वो करते तो पूजा थे कि हम भगवान को ऑफर कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो क्या है, एक्चुअली वो चीजें उस बच्ची को अब खिलाना शुरू करना है, इस बात का इंडिकेटर थी। राइट। तो आज भी अगर हम लोग किसी खास स्टेट में रहते हैं, महाराष्ट्र में रह रहे हैं या पंजाब में रह रहे हैं या हरियाणा में रह रहे हैं, तो हमें अपना ट्रेडिशन ढूंढना है कि हमें वहां पे उस समय क्या क्या किया जाता था। वही चीजें बच्चों को, मैं जेंजी को ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस पे रिसर्च कीजिए। आप चैट जीपीटी से पूछो, आप हमारी बात मत सुनो। बिल्कुल, चैट जीपीटी से मानते हैं ये डजंट मैटर, यस द इंफॉर्मेशन शुड फ्लो, वो फ्लो नहीं रुकना चाहिए, वो चलते रहना चाहिए। तो आप चैट जीपीटी से पूछिए कि जो ट्रेडिशनल फूड्स हैं, जब मीनार की होती है तब क्या क्या लेना चाहिए, तो वो आपको पता चल जाएगा, वो लीजिए, वो कीजिए। तो ये सारी दिक्कत नहीं होती है। रूटीन, रात को जगते रहते हैं, उससे हमारे ग्लैंड्स का साइकिल डिस्टर्ब होता है, क्योंकि हर ग्लैंड का एक क्लॉक है। उसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाती है बॉडी में, तो ही वेट बढ़ रहा है, तो ही पीसीओडी हो रही है। ओके। तो सबसे कॉमन प्रॉब्लम हो गया वेट बढ़ना। हाँ, क्योंकि आज देखोगे तो मुझे लगता है कि हम दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ या तो बहुत ज्यादा आपको स्लिप मिलेंगे लोग, या तो डाइट अच्छी फॉलो कर रहे हैं, या फिर डाइटिशियन के साथ जुड़े हुए हैं, या फिर आपको बहुत ज्यादा वेट गेन करे हुए हैं। इतना ज्यादा वेट कि कहीं ना कहीं वो अपना कॉन्फिडेंस खो चुकी है। क्योंकि आज मैं मेंस को लेके बिल्कुल भी चर्चा करने वाली नहीं है, सिर्फ मुझे क्या लेडीज को लेके सारी बातें करनी है। आयुर्वेदा में अगर किसी का वेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, एक जगह आके स्टक हो चुका है, तो उस दौरान उस महिला को ऐसे कौन से हर्ब्स लेने चाहिए आयुर्वेद में कि उसकी जो प्रॉब्लम है, एक तो मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी है अपने वेट से, समाज क्या कहेगा, मुझे देख के मैं अच्छे से कपड़े नहीं पहन पा रही हूँ, मैं सुंदर नहीं दिख रही हूँ, मतलब वो कहीं ना कहीं उसके मन में आ जाता है। तो उस दौरान उसे क्या करना चाहिए? पहली बात तो सुंदर दिखने से स्वस्थ दिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपका एनर्जी लेवल विजिबल होना चाहिए, है ना? आजकल सुंदर। हाँ, दूसरी बात ये कि हमारे बॉडी टाइप्स होते हैं, कई बॉडी टाइप हमारे बाई डिफॉल्ट, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही ऐसा है, उसके कारण कई लीन एंड थीन होते हैं। कई लोग थोड़ी से बल्की होते हैं, उनके बोन्स बल्की होते हैं, उनके जॉइंट्स हैवी होते हैं, तो वो थोड़े स्टाउट लगते हैं, है ना? तो कई लोगों का मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होता है, ये बाय डिफॉल्ट है।
ये उनके बॉडी का अंदर का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा, उनके जो कॉम्बिनेशन है वात पित्त कफ का वही इस तरह का है। दूसरी बात ये कि अगर वेट अनयूजुअली बढ़ा हुआ है और हमें लगता है कि हमें इसको कम करना है, उसमें पहली बात तो अगर हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से बढ़ा है तो आप शतावरी लीजिए, लोध्र लीजिए, इसमें ब्राह्मी लेते हैं। तो ये जो हर्ब्स हैं ये हार्मोन्स को बैलेंस करने में बहुत हमारी हेल्प करती हैं। तो शतावरी जो है, शतावरी एक प्लांट है जिसका ठंडी नेचर का होता है, ये इसकी रूट का इस्तेमाल होता है। रूट का इस्तेमाल होता है एंड उसको सुखा के उसका पाउडर बना के रख लीजिए, वो ले सकते हैं। नहीं तो इसकी ना कई चीजें अवेलेबल भी हैं इसके फॉर्मुलेशंस, जैसे कि शतावरी कल्प, उसमें गुड़ और सारी ऐसी हर्ब्स डाल के तो वो एक सप्लीमेंट की तरह हो जाता है। तो वो सब लोग ले सकते हैं। उससे हमारा हार्मोनल बैलेंस ठीक रहेगा। दालचीनी लीजिए, दालचीनी हमारे इंसुलिन रेजिस्टेंस को दूर करने में बड़ी हमारी हेल्प करती है। त्रिफला जो है वो सेफ भी है, पेट को भी क्लीन करता है, हमारी गट की जो गट हेल्थ को ठीक करता है ताकि वो सब कुछ अच्छे से अब्सॉर्ब कर ले। और दिन में 1 या 2 बार मोशन पास करना भी इम्पोर्टेंट है, तो त्रिफला ले सकते हैं। ये वो चीज है जो कोई भी ले सकता है, इसमें किसी चीज से परेशानी नहीं होती है। लेकिन ये जरा सी चीज सेट करने से भी ठीक हो जाती है दिक्कत। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है चलना, एक्सरसाइज करना, व्यायाम करना, डाइट के टाइमिंग को देखना कि आप किस समय पे खाना खा रहे हो, क्या खा रहे हैं इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन कब खा रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे अभी आपने बताया कि कहीं ना कहीं कुछ जो हर्ब्स हैं ये कहीं ना कहीं लाइफ स्टाइल को ठीक कर सकते हैं। आपने देखा होगा प्रेगनेंसी के जैसी डिलीवरी हुई उसके बाद जो गेन होता है उनका वेट, उसे कम करना मुझे लगता है काफी मुश्किल होता है। तो उस दौरान प्रेगनेंसी के तुरंत बाद अगर वेट को कंट्रोल करना, वापस जहां से शुरू किया था वहीं आना है, तो उस दौरान उन्हें कौन से हर्ब्स यूज करने चाहिए? अगर मैं एक शब्द में इसका सोल्यूशन बोलूं तो योग, ठीक है। और गेन क्यों होता है, पहले जो 9 मंथ्स में हमारा रूटीन क्या रहा, हमने क्या मेडिसिन खा लिए, क्या क्या केमिकल्स अंदर डाल दिए, उससे हमारा मेटाबॉलिज्म सप्रेस हो जाता है। right. फिर वो चीजें तो हम खाते ही नहीं है जो हमारी बॉडी को जरूरत है ना। तो हमारी बॉडी का पूरा जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक, बहुत सारे हॉर्मोन्स की दिक्कत आ जाती है, जेस्टेशनल डायबिटीज, जेस्टेशनल थायराइड, ये और जेस्टेशनल ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम। मतलब प्रेगनेंसी के दौरान हमारी बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से कई ग्लैंड्स हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, कई अंडर एक्टिव हो जाते हैं। तो वो उसकी कई महिलाओं का बीपी बढ़ने लगता है, कई लोगों को थायराइड हो जाती है, कई लोगों को शुगर हो जाती है, लेकिन वो उसको ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले तो माइंडसेट को करेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, माइंडसेट जो है, स्ट्रेस प्रेगनेंसी में कोई गाइड करने वाला नहीं है क्योंकि जॉइंट फैमिलीज नहीं है, कम्युनिटी से हम बात नहीं करते हैं। नहीं तो पहले जो कम्युनिटी की फीमेल्स होते हैं वो सपोर्ट करते थे, बताते रहते थे अभी ये खाओ, अभी वो खाओ, इस तरह से करो, वैसे करो, तो बड़े आसानी से डिलीवरी भी हो जाती थी और बड़े आसानी से उसके बाद की चीजें भी मैनेज हो जाती थी। अभी क्या है, बेड रेस्ट जी। अभी जो वेट बढ़ रहा है, अब डिलीवरी करी है, हुआ 40 दिन रेस्ट करना जरूरी है, वो सही बात है। और फिर जब जैसे जैसे माँ बच्चे को दूध पिलाती थी अपने आप वेट कम होता जाता था। बिल्कुल, पहले ये प्रोसेस था। तो अब ये सारी चीजों को हमें कंसीडर करना पड़ेगा। ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हमारा एक्टिविटी लेवल क्या है, हम कोई मेडिसिन तो नहीं खा रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीजों को देख करके हमें इसको करेक्ट करना है और योग करना है, मेडिटेशन करना है। ये चीजें मैं खुद 80 केजी पे जाके और 60 केजी पे 1 साल के अंदर अंदर आ जाती थी, क्योंकि हम लोग योग करते थे। बिल्कुल, हमने पंजीरियां खाई हैं 20-20 किलो, इतना देसी घी खाया है अब डिलीवरी के बाद। 40 दिन में तो जो मिलता था हम बैठे बैठे खाते थे कि मिल रहा है, खा लो भैया, खा लो भैया। हाँ, तो 20-20 किलो पंजीरी मैंने खुद खाई है। हाँ। जिसमें ढेरों ड्राई फ्रूट रहता है, इतना इतना घी रहता है, और वो दूध में डाल के दूध के साथ वो खाते थे। तो उससे क्या था कि यूट्रस बिल्कुल अपनी जगह पे वापस आने तक 40 दिन लगते हैं, उस शेप में, इस साइज में वापस आने तक, जो इतना बड़ा हो जाता है यहाँ तक। उसकी दीवारों को वापस टाइटनिंग में, वेजाइनल टाइटनिंग में, इन सारी में वो 40 दिन की प्रोसेस लगती है। तो उस दौरान बॉडी को एक खास तरह की डाइट की जरूरत होती है, वो नहीं हम फॉलो करते हैं। अब बात कर रहे हैं खाली वेट की, क्योंकि हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है, हम दिख कैसे रहे हैं, हम दिख कैसे रहे, हम दिख कैसे रहे। करेक्ट। हर समय अगर एक मुट्ठी भर के गोलियां खा के आप 0 साइज में खड़े हो,
तो फिर तो भाई कभी भी, फिर तो मैं तो अगर शादी करनी हो या मुझे अगर लड़की चूज करनी हो मेरे बेटे के लिए या कैसे भी, तो मैं तो बिल्कुल भी ऐसे लोगों को प्रेफर नहीं करूंगी जो स्वस्थ नहीं है पर सुंदर है। सुंदर क्या बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जैसे आपने बड़ा अच्छे से बताया कि कहीं ना कहीं पहले के लोग 9 मंथ कुछ ना कुछ गाइड करते रहते थे, आप ये खाइए। आज मुझे आप मिले हैं और मेरी ऑडियंस भी है, तो पूरे 9 मंथ की आप गाइडेंस दीजिए कि अगर कोई भी महिला प्रेग्नेंट है तो उसे कैसे फॉलो करने हैं पूरे 9 मंथ। और उसके बाद हम बात करेंगे कि आजकल नॉर्मल डिलीवरी जो है बंद हो चुके हैं, सी सेक्शंस बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो पहले पूरी एक 9 मंथ की केयर वाला प्लीज जरूर बताएं हमारी ऑडियंस को कि आपके माध्यम से कहीं ना कहीं एक सही गाइडेंस उन तक पहुंचे। जी, इसमें अब जो प्रेगनेंसी केयर है इसको गर्भिणी परिचर्या कहा जाता है। गर्भिणी मतलब जो प्रेग्नेंट वुमेन है, और परिचर्या मतलब उसका रेजिमेंट। सो इट्स अ काइंड ऑफ प्रेगनेंसी रेजिमेंट फॉर 9 मंथ्स अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। ये एक्चुअली प्रेगनेंसी का केयर उससे 3 महीने पहले से शुरू हो जाता है। तो 3 महीने पहले बॉडी को पहले प्रिपेयर किया जाता था डिटॉक्स करके, ताकि एकदम से बिल्कुल बॉडी हेल्दी स्टेट में हो जाए, एकदम से प्रिपेयर्ड रहे कि जो आने वाला जो बच्चा है उसको सही से हम लोग नरिश कर सके उसके लिए। तो वो दोनों पेरेंट का किया जाता था। उसके बाद उनको कुछ ऐसे हर्ब्स दिए जाते थे जिनके उनके एग और स्पर्म की जो हेल्थ है वो अच्छी हो जाए, है ना। तो वो अच्छी होने के बाद में वो प्रेगनेंसी कंसीव होती थी। और कंसेप्शन जो होने के साथ ही रूटीन जो था वो चेंज कर दिया जाता था। हर महीने में, हर एक महीने में क्या डाइट लेना है, क्या एक हर्ब लेना है, और क्या किस तरह से रूटीन हमें फॉलो करना है, किस तरह का म्यूजिक सुनना है, किस तरह के मंत्र सुनने हैं, ये सभी चीजें उसमें आती हैं, जिसको आजकल गर्भ संस्कार करके बहुत चल रहा है ना। हाँ, कि आप अपने बच्चे, आने वाले बच्चे की एक तरह से प्रोसेसिंग पहले से ही कर सकते हो, जैसे भी आप चाहते हो वैसे वो बन जाएगा। बिल्कुल। तो उसमें पहले मंथ से लेकर जैसे कहीं दूध देना है, उसमें मीठा डालना है कि नहीं डालना है, उसमें इलायची डालनी है कि नहीं डालनी है, उसमें फिर हर्ब कौन सी देनी है नहीं देनी है। जी। और आज चल क्या रहा है, सप्लीमेंट्स। पहले दिन से ही उसको सप्लीमेंट देना शुरू कर देते हैं ब्लाइंडली। करेक्ट। इधर प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव हुआ और उधर ये लिस्ट बन गई, कैल्शियम लेना है, फॉलिक एसिड लेना है, आयरन लेना है, शरीर को जरूरत है कि नहीं लेना है कि पता नहीं, वो टॉक्सिसिटी हो जाएगी अंदर, फर्क नहीं पड़ता, अंदर उसके रेजिड्यू रहेंगे, सेल्स को चोक करेंगे, हमारे ऑर्गन्स को खराब करेंगे, बच्चे की हेल्थ को अफेक्ट करेंगे। वो कोई नहीं सोचता, ब्लाइंड रैट रेस चल रहा है। सबने, मैंने खाया, तूने खाया, मैं भी खाऊंगा, इस तरह से। तो 9 मंथ्स की जो एक आपने मुझे पूछा कि रूटीन है, उसके बारे में अगर मैं बताऊं तो हर मंथ में हमें एक खास तरह के हर्ब्स लेने होते हैं। जो पहले 3 महीने हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर जिसको बोलते हैं, इसमें ना ठंडी नेचर की कूलिंग हर्ब्स। ओके, फर्स्ट मंथ। हाँ, क्योंकि वो देते हैं और मीठी चीजें देते हैं। तो उसकी वजह से नोजिया भी नहीं होता। फिर जैसे मॉर्निंग सिकनेस है उसमें भी हेल्प मिलती है। जैसे मुलट्ठी है, ब्राह्मी है, शतावरी है, शंख पुष्पी है, इस तरह की चीजें दी जाती हैं। वो हर मंथ में, और पर्सन टू पर्सन 1-2 वेरी भी कर सकती हैं। हालांकि लिस्ट जो है वो आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। लेकिन मैं सबको ये बोलना चाहूंगी कि अपने आप से आप जो चीजें हैं वो मत लीजिए। कोई भी चीज सबके लिए एक जैसी नहीं होती। क्या डोसेज लेना है, किस चीज के साथ लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। क्या आपको दूध पीना है कि नहीं पीना है, क्या आपको नारियल पानी के साथ वो चीज लेनी है या उसमें घी डालना है। घी के बारे में मैं बात करूं तो घी प्रेगनेंसी में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा होता है। 4th मंथ ऑनवर्ड्स तो मक्खन खाने के लिए बोला गया। तो हर एक मंथ में क्या डाइट खाना है, कौन सा हर्ब लेना है, ये हमारे शास्त्रों में बताया हुआ है। जरूरत ये है कि जैसे ही प्रेगनेंसी होती है आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाइए और उनके पास बैठिए, समझिए पूरी चीजों को। वो हर एक जो जड़ी बूटियां बताई है या डाइट बताया गया है वो हमारी बच्चे की कौन से अंग बन रहे हैं उसके हिसाब से है। उसके हिसाब से है। तो इसी तरह से जो मिलेट्स हैं, जो मिलेट का फूड है वो भी अलग अलग चीजों की सप्लीमेंट है। कब प्रोटीन चाहिए ज्यादा, कब हमें कैल्शियम की ज्यादा जरूरत है, बच्चे की बोन्स बन रही है, कब ब्रेन बन रहा है उसका, कब हार्ट बन रहा है, उसके हिसाब से ही हर्ब्स बताए हुए हैं। तो वो अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास बैठिए, पूछिए, नहीं तो हमसे भी आप ऑनलाइन पूछ सकते हैं, हम भी आपको बता सकते हैं। तो वो
उसके हिसाब से फॉलो करते हैं। हमारे पास जो महिलाएं आती हैं उनको जो भी प्रेग्नेंट वुमेन होते हैं, प्रेग्नेंट मदर्स होते हैं, वुड बी मदर्स होते हैं जी, तो उनको हम लोग 9 मंथ्स तक कोई भी एलोपैथिक सप्लीमेंट्स नहीं देते हैं। ओके, मतलब फिर उस दौरान उसके बाद का प्रोसेस जैसे आप नहीं देते हैं, हाँ, तो क्या नॉर्मल डिलीवरी होती है? ज्यादातर लोगों की, बहुत रेयर केसेस में ऐसे रहता है कि जो सिजेरियन की जरूरत पड़े, और क्योंकि कई चीजों में हो सकता है कुछ कॉम्प्लिकेशन हो। करेक्ट, हाँ। ठीक है, पहले तो जो दाइयां रहती थी वो तो पेट को पकड़ के ही पहचान लेती थी कि क्या दिक्कत है, और उसको मैनुअली वो पोजीशंस को करेक्ट कर देते थे। ब्रीच पोजीशन है, बच्चा तो घूमता रहता है, बच्चा तो पूरा घूमता है, गले में फंस गई है, मतलब उसमें भी जब डिलीवर होता था तो वो लोग इतने ज्यादा उसमें टैलेंटेड या उसको बोले एक्सपर्ट थे कि वो उंगली से ही उसको निकाल देते थे। क्या कहते हैं, कैस्टर ऑयल पिलाना चाहिए माँ को। हाँ, कैस्टर ऑयल पिलाते हैं, और उससे जो बच्चे को बाहर आने में भी आसानी होती है, यूट्रस के कंट्रैक्शंस अच्छे से होते हैं। तो कैस्टर ऑयल केवल एक ही चीज के लिए नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि कैस्टर ऑयल खाएंगे तो मोशंस लग जाएंगे। जी। वो तो हम पहले ही पिलाना शुरू कर देते, जैसे पेन्स जब शुरू होते हैं तभी हम दे देते हैं, ताकि स्मूथ हो जाए सब कुछ। प्रेगनेंसी डिलीवरी के लिए हम लोग प्रिपेयर करते हैं। बिल्कुल, 9th मंथ में क्या करना है, पेट की मसाज करनी है ऑयल से लगा के। ऑयल के नीमाज लेने हैं, बस्ती बोलते हैं उसको। ओके। वेजाइनल टैम्पोन्स लेने हैं ऑयल के। बला तेल, मैं बता देती हूँ, बला तेल का हम लोग पीचू मतलब कि स्वैब, एक स्वैब की तरह वो वेजाइना में रखते हैं, ताकि जो वहां का लोकल स्ट्रक्चर है, जो उसके मसल्स हैं और जो उसकी स्किन सॉफ्ट होगी, मसल्स स्ट्रेंथन होंगे, तो जो डिलीवरी के दौरान इंजरीज होती हैं वो नहीं होंगी, उनका टीयर होना कम हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो ये चीजें पहले से ही की जाती है। तो हमारे देश में नहीं, पूरी दुनिया भर में जहां भी ट्रेडिशनल मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं वहां ये सारी चीजें की जाती हैं। तो जो पेरिनियम है, जो आसपास का जो विजाइना से एनस के बीच का जो पार्ट होता है, खास करके उधर को टीयर हो जाता है जब बेबी आउट आता है, तो बेबी आउट आता है। हाँ, तो वो टीयर ना हो इसके लिए पहले से उसको प्रिपेयर किया जाता है। कितना खूबसूरत है। बिल्कुल, मतलब मैं सुन रही हूँ तो वही सारी चीजें, पर अब ये प्रोसेस पे कोई चर्चा ही नहीं करना चाहता। हाँ, क्योंकि कोई बताने वाला नहीं है। राइट। तो मतलब शायद मैंने भी 2 बेबी डिलीवर किए हैं, कभी मैंने भी इस चीज सुना ही नहीं है, और दोनों ही मेरे सी सेक्शन ही हुए, नॉर्मल डिलीवरी तक मैं पहुंच ही नहीं पाई। पर आजकल मैंने देखा है 10 साल या 12 साल हो चुके हैं, बस किसी के भी बेबी हो रहा है सी सेक्शन। मैंने नॉर्मल डिलीवरी बहुत कम देखी है। तो क्या कारण है मैम कि आजकल लोग नॉर्मल की तरफ नहीं जा रहे? जो एक प्रॉपर प्रोसेस था कि नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए, आजकल सी सेक्शंस बहुत ज्यादा। अब इसको मैं थोड़ा सा 3-4 जो चीजें इसमें मैं बताना चाहूंगी। पहली बात ये कि सिर्फ डॉक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ऐसे माना जाता है या बोला जाता है, किया जाता है ऐसे। कुछ लोग ये कि नॉर्मल डिलीवरी होगी तो 20 से 25 हजार रुपए मिलेगा, 10 हजार रुपए मिलेगा। ठीक है, अगर सर्जरी होगी, सर्जरी है ना, अगर सर्जरी होगी तो वो बिल जो है 3 से 4 गुना बनेगा। बिल्कुल। उसके बाद भी दवाइयां चलती रहेंगी, उसको फिर भी आना पड़ेगा आपके पास। तो बिजनेस का भी पार्ट है। लेकिन बहुत सारे गायनेकोलॉजिस्ट मेरे अच्छे दोस्त हैं, वो लोगों के साथ जब हम बात करते हैं तो आप हैरान हो जाओगे कि जो डेटा है जो ये बताता है कि क्यों किया गया सिजेरियन सेक्शन, तो बहुत सारे 40-45% से ज्यादा लड़कियां खुद नॉर्मल डिलीवरी नहीं करना चाहती हैं, पेन नहीं सहना चाहती, डॉक्टर्स भी नहीं, खुद डॉक्टर मदर्स नहीं करना चाहते अपना, वो भी ऑप्ट कर लेते हैं प्लान्ड सिजेरियन डिलीवरी। एक तो फैसिलिटी देखते हैं, वेट नहीं करना पड़ेगा, वो तो चलो आजकल तो ये बच्चे तो देखो अपनी मर्जी से बाहर आते हैं। बिल्कुल। ज्यादातर नॉर्मल डिलीवरी रात को होती थी। ठीक, कोई जगह नहीं देना चाहता, हर किसी को जल्दी जल्दी काम खत्म करना है और घर जाना है। ठीक, तो उस चक्कर में सिजेरियंस हो जाते हैं, है ना। छुट्टियों का प्लान, छुट्टियां कब मिल रही है उस हिसाब से प्लान सिजेरियंस हो जाते हैं। ठीक, लेकिन इस बात पे चर्चा करने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि होता क्या है, फर्क क्या है, फर्क क्या है, वही असर क्या पड़ा। मुझे तो कोई बात नहीं,
अपने लिए तो हम कह लेंगे कोई बात नहीं, स्टिचेस ही तो लगे हैं, है ना, ठीक हो जाएंगे। तो जो वो 1, 4, 5, 6 घंटे की, कुछ घंटों की जो दर्द थी, उससे बचने के लिए हमने कितने दिन की दर्द मोल ले ली। फिर 1 साल तक आपको भारी चीज नहीं उठाना, आपको एक्सरसाइज नहीं करना, फिर बोलेंगे हम मोटे हो गए हैं, फिर डिप्रेशन हो गया, पोस्टमार्टम डिप्रेशन बोलते हैं उसको, उसी वजह से अपना सेल्फ एस्टीम कम हो गया, हम लोग उस एफिशिएंसी से काम नहीं कर सकते। ये तो हो गया मदर के लिए। दूसरा ये है कि मदर फीड नहीं आती है। उसका रीजन मैं बताती हूँ कि जब बेबी उस ट्रैक्ट में से निकलता है तो उसके लिए ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है जब यूट्रस पुश करता है, वो ब्रेन को जाता है सिग्नल, तो वो एक साइकिल बनता है। वो जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं और ज्यादा हैप्पी हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं उसमें। वो मदर और चाइल्ड की एक बॉन्डिंग होती है, उसकी वजह से वो भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो वो इन टर्न यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं कि वो जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट होके फटाफट से बच्चा जो है वो डिलीवर हो जाता है, बाहर आ जाता है। ठीक है, उस प्रोसेस में ही हमारी जो मदर का मिल्क है उसका सिक्रीशन पे अफेक्ट होता है। ठीक है, तो जब सिजेरियन सेक्शन किया तो ये बॉन्डिंग जो उनकी बननी थी, नंबर 1। नंबर 2, जब वो उस ट्रैक्ट में से निकल के जाता है तो वहां से वो माइक्रोफ्लोरा होता है जो उसके गट फ्लोरा को बहुत अफेक्ट करता है। तो जो बच्चे सिजेरियन सेक्शन से पैदा हुए उनकी गट डिस्टर्ब रहती है। एग्रीड। ठीक है ना, क्योंकि उनके गट का जो माइक्रोबायोम है वो डिस्टर्ब्ड है। जिस पैसेज से उन्होंने लेकर आना था माइक्रोबायोम को, वो नहीं उनको मिला, नंबर 1। नंबर 2, जैसे तितली रहती है ना, जब तितली बनती है तो वो कोकून को तोड़ के बाहर निकलती है, बिल्कुल। उसमें उसको कुछ घंटे लगते हैं, वो उसकी स्ट्रगल है। हम बैठ के देखेंगे तो हमें लगेगा यार हम तो फटाफट से कर सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, तो हम तोड़ देते हैं, ये बाहर आ जाएगी। करके देख लीजिएगा, वो उड़ नहीं पाएगी और भूख के मारे मर जाएगी। हम उसकी मदद करने के चक्कर में उसको मार देंगे, बिल्कुल। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो उसकी बॉडी होती है ना, उसमें बड़ा फ्लूइड भरा होता है। जब वो छोटे से ट्रैक्ट में से ऐसे बाहर निकलती है तो वो फ्लूइड उसके पंखों में चला जाता है, तो पंख हो जाते हैं स्ट्रॉन्ग, हेड हो जाता है छोटा, बॉडी हो जाती है लाइट, तो वो उड़ सकती है। लेकिन जब हमने तोड़ दिया तो बॉडी हैवी रह गई, पंख कमजोर रह गई, वो उड़ ही नहीं सकेगी, भूख से ही मर जाएगी। जब बच्चा उस ट्रैक्ट में से बाहर निकलता है, उस प्रोसेस में उस कंप्रेशन जो उस पे होता है, 2 चीजें होती हैं। नंबर 1, उसके जो जॉइंट्स हैं वो एंगेज होते हैं, खास करके स्कल के जॉइंट्स जिगसॉ पजल की तरह रहते हैं, ऐसे हैं। तो जब वो वहां से निकलेगा तो वो ऐसे हो जाएंगे, एक दूसरे में बिल्कुल फिट। हिप, बाकी के भी जॉइंट्स। तो जो बच्चे सिजेरियन से पैदा होते हैं उनमें पोस्चर की प्रॉब्लम्स होती हैं, स्कॉलियोसिस होता है, उनके जॉइंट्स वीक रहते हैं, लूज रहते हैं, कभी शोल्डर निकल गया, कभी वो निकल गया, कभी ऐसे होता है। ठीक है, दूसरी चीज, उस प्रोसेस में उनके लंग्स में से फ्लूइड बाहर पुश हो जाता है, उनके लंग्स भी स्ट्रांग होते हैं। आप डेटा उठा के देखिए, एंड जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है उसका, कि जो सिजेरियन सेक्शन से बच्चे पैदा हुए वो लंग्स वीक हैं उनके, वो एस्थमेटिक हैं ज्यादा, उनको ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम ज्यादा है, उनको सांस लेने में दिक्कत होती है। तो ये तो सीधी सीधी प्रॉब्लम। अगर हम आए तो कहते हैं कोई बात नहीं, हम झेल लेंगे, लेकिन जब बच्चे की बात बताएंगे तब समझ में आएगा। तो जो लोग सीधा सिजेरियन सेक्शन ऑप्ट कर रहे हैं खुद की मर्जी से, उनको ये बातें जानना जरूरी है कि इम्पैक्ट क्या होने वाला है। वो कुछ घंटों का हम कष्ट नहीं सह जो हम करने जा रहे हैं, उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होने, लॉन्ग टर्म क्या इम्पैक्ट है, वो मदर पे और बेबी दोनों पे ही है। दोनों पे है। और एक सबसे इंटरेस्टिंग बात, और सबसे मुझे जिसपे हैरानी होती है वो बात, कि 43% के आसपास जो डिलीवरीज है ना वो सिजेरियन से हो रही हैं, वर्ल्ड वाइड भी। कई जगह पे इसका ज्यादा है, साउथ ईस्ट एशियन में इससे भी ज्यादा है, 50% से भी ऊपर है। ठीक है, और उसके अंदर 80-90% वो डिलीवरीज हैं जो सिजेरियन की जरूरत ही नहीं थी, बिना मतलब के किए जा रहे हैं। किया जाता है कि ये बोला जाता है कि माँ की जान को खतरा है, बेबी की जान को खतरा है। लेकिन अगर आप डेटा उठा के देखेंगे तो पोस्ट डिलीवरी डेथ्स, मदर मोर्टेलिटी रेट MMR, वो 3 से 5 गुना ज्यादा है आफ्टर सिजेरियन रादर देन नॉर्मल डिलीवरी। क्योंकि ड्यूरिंग सिजेरियन कॉम्प्लिकेशन ब्लीडिंग होगी ज्यादा, ब्लड लॉस हो गया,
वो शॉक में चली गई, उसको इन्फेक्शन हो गया, कोई पोस्ट सर्जिकल इन्फेक्शन हो गया, मेडिसिन के साइड इफेक्ट से उसके मल्टी ऑर्गन फेलियर हो गया मदर का, बहुत बार ऐसे होता है, बहुत ज्यादा होता है कई ठीक बार, है, गलत नस कट जाने से तो 3 से 5 गुना ये ज्यादा है पोस्ट डिलीवरी मदर की डेथ रादर देन नॉर्मल डिलीवरी के बाद होने वाले डेथ से। डेटा है, ऑफिशियल डेटा है, बिल्कुल। हम नहीं बोल रही हूँ, मैं नहीं कह रही हूँ, मैंने भी वहीं से देखा, मुझे भी शौक चढ़ा और मैंने देखा कि चलो देखते हैं क्या हो रहा है जी। इसीलिए हमने वो मिशन छेड़ा इसके खिलाफ कि इसको बंद करवाना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं एक मदर सोचती है कि ज्यादा कष्ट ना हो, बेबी इजीली बाहर आ जाए, और इसमें तो वो अपनी मर्जी से आना चाहता है, अब हम अपनी मर्जी से उसको निकालेंगे तो थोड़ा सा परेशान तो होगा ही। आज मुझे भी पता चला कि कहीं ना कहीं बेबी के साथ ही हम वो खिलवाड़ कर रहे हैं, जो बिल्कुल प्रोसेस बहुत ज्यादा पेट उसका खराब रहेगा, पेट खराब रहेगा, सारे ऑर्गन्स पे इफेक्ट होगा, लंग्स वीक होंगे, जॉइंट्स नहीं उसके स्ट्रांग होंगे, तो चॉइस तो हमारी है, हम अपना मोमेंटरली हमें सुख चाहिए या हम अपने बच्चे की सेहत को हमेशा के लिए कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है। बिल्कुल, आज ये शायद सुन के महिलाओं को शॉक लगेगा कि ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जहां तक उन्हें पता नहीं होता। आज एक चीज और देखी होगी कि प्रेगनेंसी के बाद पहले के लोग अगर नॉर्मल डिलीवरी होती थी तो बहुत सारे जो किचन के स्पाइसेस होते हैं उसके द्वारा हरीरा, मतलब जगह जगह डिफरेंट नाम होंगे, मदर को दिए जाते थे, गुड़ की चाय, बहुत सारी चीजें अलग अलग, क्योंकि वो मैंने भी अपने घर में देखा है इसलिए शायद मुझे याद है। पर जब सी सेक्शन होता है उसके बाद सिर्फ दलिया और दाल का पानी, बस यही चीजें दी जाती हैं, उसके अलावा कोई भी चिकनाई नहीं दी जाती, कोई स्पाइसेस नहीं दिए जाते। तो इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इसके पहले मैं एक बात और करना चाहती हूँ, जी जी जी, क्योंकि जब हमने वेट की बात करी, ज्यादातर अगर आप देखें तो बहुत सारी महिलाओं को बैक एक की प्रॉब्लम रहती है, बहुत ज्यादा, ठीक है। उसमें भी अब मैं बात कर ही रहे हैं, अगर हम ज्ञान चक्षु खुलने की तो हम पूरी इसको कर ही लेते हैं डिस्कस। पोस्चर बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। जब हमारा पेल्विस ऐसे होता है जी, ऐसे हमारा जो पेल्विस है वो ऐसे है, इस तरह से, इधर से दूर है, इधर से पास में है, जो हमारे हिप के बोन्स रहते हैं यहाँ पे वो वाले। तो बच्चा जब आता है तो वो पेल्विस पहले ऐसे खुलता है, बाद में वो ऐसे खुलता है, पूरी हड्डियां हमारी मूव होती है नॉर्मल डिलीवरी में, करेक्ट। ठीक, इसके अलावा बैक बोन रहती है, बैक बोन में नीचे जो टेल बोन रहती है उसको नीचे को खुलना होता है ताकि बच्चा बाहर जाने की पोजीशन में बाहर चला जाए। तो करते क्या है, पहली बात तो ये कि माँ को बोलेंगे बेड रेस्ट करो, हिलना नहीं। तो जो डिलीवरी होनी थी उसमें जो ग्रेविटी का रोल होना था, अभी अब जब हम सीधा लेट गए तो ग्रेविटी कहाँ काम कर रही है, बच्चे को एक ही जगह पे बोल रहे हैं, ग्रेविटी का इस्तेमाल ही नहीं हम कर रहे हैं। दूसरा ये, जब हम सीधे लेटे हैं तो जो वो टेल बोन है हमारी वो पीछे को जा ही नहीं सकती, वो खुल ही नहीं सकती है, इसलिए बैक की प्रॉब्लम्स और जो नर्व डैमेज और वो इंजरीज होती है, माइक्रो इंजरीज ड्यूरिंग, वो हो जाती हैं। तो ये भी बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो डिलीवरी है वो किस पोजीशन में होना चाहिए। अगर पहली स्टेज में, जब लेबर की फर्स्ट स्टेज होती है, अगर उस समय मदर सीधे लेटी हुई है तो बच्चे को ब्लड सप्लाई नहीं जाती, ओके। वो बच्चा वीक जो ब्रेन के साथ पैदा होगा, उसके ब्रेन को भी ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी, ऑटिज्म है और ये सारी दिक्कतें इतनी सारी हैं। तो पोजीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। सिटिंग स्क्वाटिंग पोजीशन में पैरों के बाहर बैठना या खड़े होके पेन्स लेना किसी चीज को पकड़ के, तो ये किया जाता था। हमारे घर की महिलाएं, हमारे आसपास की महिलाएं जो थी उसको बोलती थी कि ऐसे ही करो, चलो चलो चलते रहो, चलते रहो और नीचे बैठो पैरों के बल, है ना। तो दुनिया में कई, जापान है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज है, हमारे देश में संथाल्स है, गॉन्ड्स है, भील है, ये ट्राइब्स है, अभी तक भी वहां पर इस तरह से डिलीवरीज की जाती है, बिठा के। एक तो ये, दूसरा ये कि जब सिजेरियन कर दिया गया उसके बाद में जिन चीजों की जरूरत थी माँ को जी, और वो अच्छा दूध आए उसके लिए बच्चे को, है ना, तो वो चीजें हमने देना बंद कर दिया। ठीक, तो ना तो हीलिंग होगी ना स्ट्रेंथ होगी। हम लोग तुरंत डिलीवरी के बाद जब जैसे ही मदर को हम कुछ दे सकते हैं तो वही सौंठ, गुड़, बादाम, घी, ये सब दिया जाता था ताकि यूट्रस अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करे और उसमें से जो अंदर जो भी बचा हुआ है वो सब जल्दी जल्दी निकल जाए, रिलीज हो जाए। हाँ,
उसको क्लियर करने के लिए, और ना, और जो पेन्स हैं उसको भी मैनेज करने के लिए, और जो कोई भी टीयर हुए हैं वो भी हील होते थे इनसे। तो इतनी साइंटिफिक ये सारी चीजें हैं। बिल्कुल। लेकिन जो आजकल किया जाता है, प्रेगनेंसी को बीमारी समझा जाता है। आपने देखा होगा, मैं एक दिन मेरी गायनेकोलॉजिस्ट फ्रेंड के साथ बैठी हुई थी, तो वो मेरे साथ बात करने लगी। एक मेरी पेशेंट है, ऐसे 4th मंथ प्रेग्नेंट है, तो मैंने उससे सवाल पूछा कि भाई प्रेगनेंसी कौन सी बीमारी है, आप उसको पेशेंट क्यों बोल रहे हो? राइट। वो माँ है, वो बनने वाली माँ है, वो माँ ही है जिसके पेट में बच्चा आ गया। बिल्कुल। तो प्रेगनेंसी इज नॉट अ डिजीज, डोंट कॉल हर पेशेंट, ये मेरा स्लोगन है कि आप उसको पेशेंट क्यों बुला रहे हो। बिल्कुल। तो पहले ही उसको दवाइयों पे डाल दो कि प्रेग्नेंट हो गए, तुम्हें दवाइयां खानी है, तुम्हें हिलना नहीं है, जैसे कोई बीमारी लग गई हो। तो ये माइंड सेट चेंज हो गया, ये बहुत गलत हो रहा है जो भी हो रहा है, तो इसको हमें ठीक करना है। और उसी की वजह से जो बाद की जो केयर है उसमें भी वही पोस्ट सर्जिकल केस की तरह उसको देखा जा रहा है। उसने डिलीवर किया है, उसके बॉडी के अंदर क्या चेंजेस आए, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसके हिसाब से उसको डाइट नहीं दी जा रही है। जैसे आपने बताया उसको दलिया, खिचड़ी, सूप ये दिए जा रहे हैं, तो भाई क्या वो दूध आएगा और क्या बच्चे को वो मिलेगा। और फिर बोलोगे कि बच्चे को डिब्बे वाला पिला दो, गाय का नहीं देना, बकरी का नहीं देना, जो कि देना चाहिए था। बकरी का दूध दे सकते हैं आप बच्चे को, गाय का दूध दे सकते हैं। माँ इसीलिए बोला जाता है गाय को, गौ माता इसलिए कहते थे कि माँ का दूध नहीं आ रहा तो उसका दूध पिला सकते हो आप। लेकिन हाँ, तो वो एक बिजनेस है, माफिया है। मैं बिल्कुल ओपनली बोलना चाहूंगी कि वो प्रोडक्ट्स नहीं सेल होंगे अगर ये सब नहीं किया जाएगा। तो सिजेरियन नहीं होगा तो पोस्ट सर्जिकल केस की तरह उसको डील नहीं कर सकते, उसको नहीं करेंगे तो बच्चे को दिक्कतें नहीं आएंगी। तो जो उसके लिए प्रोडक्ट्स इतने सारे बनाए R&D करके, वो किसको बेचेंगे, किसको सेल होगा। राइट। हाँ, तो बहुत सारे लोगों का बिजनेस ठप हो जाएगा। तो मतलब अगर एज अ डॉक्टर, जैसे अब C-सेक्शन से बेबी होगा, कहीं ना कहीं हमारे जो किचन में स्पाइसेस हैं उनका बड़ा यूज होता था, जैसे अभी आपने बताया सौंठ है, गुड़ है, पर C-सेक्शन के बाद ये सारी चीजें नहीं दी जाती हैं। ये आपने भी बता दिया कि कहीं ना कहीं क्या देनी चाहिए अगर किसी का C-सेक्शन हुआ है उस दौरान, तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उस पर थोड़ी सी आप डिटेल में बताएं। देखिए, अगर सिजेरियन हुआ है तो जो मुलेठी है, उसको दुनिया की बेस्ट हीलिंग हर्ब माना गया है। ठीक है, किसी भी जख्म को वो ठीक करने की ताकत रखती है। ठीक, मदर का फीड नहीं आ रहा है, हम लोग जीरा देते थे, किसी भी चीज में जीरा को और डाल के दो, घी डाल के दो, जीरा दो। राइट। ठीक, तो ये हमारी किचन की चीजें हैं जो हमारे घर में ही पता है। लेप करना है, हल्दी लगाना है, क्या करना है, वो नहीं करने देंगे क्योंकि हॉस्पिटलाइज्ड है। नॉर्मल डिलीवरी हुई तो दूसरे दिन भी आप घर जा सकते हो, अगर आपने हॉस्पिटल में करवाया। अगर आपने हॉस्पिटल में करवाया तो दूसरे दिन भी आप घर जा सकते हो, बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी। लेकिन सिजेरियन सेक्शन है तो 8 दिन 10 दिन आपको वहीं रहना है, प्रॉपर स्टिचेस की केयर करनी, ये करना, वो करना, ये सारा कुछ है ना। तो उसमें ऐसा नहीं है, किचन के कोई भी स्पाइसेस जो है हम यूज करने चाहिए, वो हेल्प ही करते हैं। और इनफैक्ट कई चीजें ऐसी हैं जो एंटीबायोटिक की तरह काम करती हैं और जख्मों को भरने में हमारी हेल्प करती हैं। तो मुझे लगता है कि अगर C-सेक्शन की तरफ आप जा ही रहे हैं, हो गया है, तो मुझे लगता है कि आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, जिससे बॉडी को जल्दी से जल्दी हील किया जा सके। मैं तो इससे भी आगे का एक स्टेप ये कहना चाहूंगी कि हमें इंटीग्रेटेड वे में काम करना चाहिए, इंटीग्रेशन में काम करना चाहिए। जो लोग गायनेकोलॉजिस्ट या ऑब्स्टेट्रिशियंस हैं, जो डिलीवरी करवाते हैं, ऑब्स्टेट्रिशियंस होते हैं, वो लोग, अगर उन लोगों को भी ये सब चीजें जो है, और अच्छी बात ये है कि बहुत सारे गायनेकोलॉजिस्ट हमारे साथ ही जुड़े हुए हैं और वो लोग इन सब चीजों को फॉलो करते हैं, क्योंकि वो सीखना चाह रहे हैं, इनको डेटा इकट्ठा करके इस पे रिसर्च पेपर लिख रहे हैं ताकि दुनिया इसको माने। दुनिया इनको, क्योंकि उन्होंने खुद झेला है। करेक्ट, खुद झेला है उन लोगों ने। गायनेकोलॉजिस्ट होने के बावजूद भी अगर आपको डिलीवरी के दौरान या बाद में जो दिक्कतें अगर आ रही हैं, तो इसका मतलब वो भी इस चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि वी नीड टू चेंज इट, वी नीड टू गो बैक टू द रूट्स। जो पहले रहता क्या होता था ऐसे, वो हमें करना चाहिए। तो मतलब अभी इसी में ही लेडीज को क्या है, आजकल मैंने देखा है वाइट डिस्चार्ज की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि हमने अभी चर्चा लेडीज से, हम वजाइना से रिलेटेड ही कर रहे हैं, तो वाइट डिस्चार्ज बहुत ज्यादा हो जाता है। तो उसका होने का कारण क्या है और आयुर्वेदा उसमें किस तरीके से मदद कर सकता है कि उस प्रॉब्लम से उन्हें निजात मिले?
एक तो हाइजीन इसका बहुत बड़ा कारण है। कोई इन्फेक्शन हो सकता है, यूरिन में कोई इन्फेक्शन हो गया, उसकी वजह से भी जो वाइट डिस्चार्ज होता रहता है। पब्लिक टॉयलेट्स यूज करते हैं, जैसे कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां हैं या वर्किंग वुमेन है, तो वो पब्लिक टॉयलेट्स को यूज करते हैं। तो वहाँ जो पानी है उसकी क्वालिटी कैसी है, ठीक है, वहाँ क्लीनिनेस की दिक्कत तो होती ही है। तो उसके कारण जो ये जो दोनों ट्रैक्ट हैं ये बिल्कुल पास पास में होते हैं, यूरिन वाला और वेजाइनल जो ट्रैक्ट है, तो इसके कारण एक जगह से दूसरी जगह पे इन्फेक्शंस जो हैं ये ट्रैवल कर लेते हैं। तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज इसको बोलते हैं, PID हो जाता है। ठीक है, इसमें हम लोगों को इवेंचुअली ये धीरे धीरे करके आसपास इन्फ्लेमेशन कर देता है। ठीक है, तो इसमें पहले तो हाइजीन का ध्यान रखना है पूरा, जितनी बार आपने यूरिन पास करना है अच्छे से वॉश करना है और ड्राई करना है उस एरिया को। ड्राई करने के ड्राई कीजिए, नहीं तो हॉट एंड ह्यूमिड अगर रहेगा पार्ट तो वहां पे भी बैक्टीरियल और ये ग्रोथ ज्यादा होती है। बहुत सारी फीमेल्स जो स्विमिंग करते हैं वो स्विमिंग पूल से भी उनको इन्फेक्शन कैच कर लेती हैं। कैंडिडियासिस है और भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। तो ये जानना जरूरी है कि वाइट डिस्चार्ज अगर हो रहा है तो हो क्यों रहा है। कई बार पार्टनर से भी इन्फेक्शन कैच करते हैं। ठीक है, तो ये इसको भी कंसिडर करना है कि अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं तो पार्टनर की जो हेल्थ है वो कैसी है, उसको कोई यूरिन में इन्फेक्शन तो नहीं है, उसको कोई लोकल इन्फेक्शन तो नहीं है, ये भी हमने देखना है। तो मेडिकल रीजंस को जानना जरूरी है। हाइजीन इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो कई बार बहुत वीक होने की वजह से भी हमारी इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, तो जल्दी जल्दी हम लोग इन्फेक्शन कैच कर लेते हैं, तो भी होता है। स्मेल आती है बहुत ज्यादा, है ना, तो उसके लिए हाइजीन जरूरी है बहुत ज्यादा। मैं इसके लिए बता दूंगी कि सबसे कॉमन चीज आप क्या कर सकते हो। त्रिफला लीजिए, उसको मोटा कूटा हुआ पाउडर मत लीजिए, उसको पानी में उबालिए, उसका काढ़ा बना लीजिए और उस पानी से 10 से 15 मिनट तक जो है उसको वॉश कीजिए, रिंस करना है। या फिर आप एक छोटे टब में वो काढ़ा डाल के उसमें पानी, गुनगुना पानी भर के उसमें बैठ जाए। ठीक है, तो वो हर तरह के इन्फेक्शंस को ये ठीक करने में हेल्प करता है। तो खास करके जिनको लिकोरिया की प्रॉब्लम है उसमें ये बहुत जो है अच्छा कारगर एक हमारे पास तरीका है जो हम घर पे अपने आप कर भी सकते हैं। इसके अलावा जो किचन में रखी हुई चीजें अगर मैं उसको बताऊं तो हल्दी है, मुलठी है, दालचीनी है ना, काली मिर्च है, ये चीजें जो है ये इन्फेक्शन से लड़ने में हमारी बहुत हेल्प करती हैं। मतलब इन्हें ले सकते हैं, इन्हें ले सकते हैं, इन्हें ले सकते हैं। कई हर्ब्स हैं ऐसे, शतावरी है जैसे मैंने पहले बताया। कॉम्बिनेशंस लेना चाहिए, कॉम्बिनेशंस जो रहते हैं। और अपने आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए, बहुत सारे ऐसे गायनेकोलॉजिस्ट हैं आयुर्वेदिक, आयुर्वेद में MD गायनी होती है, प्रसूति उसको बोलते हैं, तो उनके पास जाएं, उनके साथ कंसल्ट कीजिए, एग्जामिन करवाइए कुछ है तो नहीं है, है ना। और आपको लोकल कई तरह की हम चीजें कर सकते हैं। जो इन काढ़ों से लोकल फ्लश आउट भी कर सकते हैं वेजाइनल रीजन को, जैसे डूशिंग होती है उस तरह से। और कॉटन स्वैब्स में भर के, जैसे मैं 1-2 तेलों के नाम ले देती हूँ, जैसे कासीस आदि एक तेल आता है, या जाते आदि घी आता है, या जाते आदि तेल आता है, तो उसमें एक कॉटन स्वैब को सोक करके वो वेजाइनल रीजन में रखते हैं। उससे जो लोकल इन्फेक्शन है उसको दूर करके वो इन्फ्लेमेशन को कम करता है और हीलिंग करता है। ओके, तो ये इस तरीके के प्रोसेस कर सकते हैं। अदरवाइज आप डॉक्टर से कंसर्न करो। और बहुत सारे ऐसे आपके मन में विचार आ रहे हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, इसका मुझे सॉल्यूशन चाहिए, तो प्लीज कमेंट करिए और मैम से कनेक्ट करिए, क्योंकि हम अब चलेंगे ब्यूटी। क्योंकि आजकल लोगों को अपनी ब्यूटी की तरफ ज्यादा भाग रहे हैं, तो आयुर्वेदा में हमें अपनी स्किन केयर किस तरीके से करनी चाहिए? देखिए, आप कपड़े धोते हैं, नहाते हैं, बर्तन साफ करते हैं, बिल्कुल, घर को साफ करते हैं। इन सारी चीजों में कहीं पे कोई साबुन इस्तेमाल हो रहा है, कहीं पे सर्फ इस्तेमाल हो रहा है, कहीं पे फिनाइल इस्तेमाल हो रही है, कहीं पे डिटॉल इस्तेमाल हो रहा है, कहीं कुछ और इस्तेमाल हो रहा है। ये सब चीज में कॉमन चीज क्या है? जो सफाई है, इन सारी चीजों की जो सफाई है, सफाई, कपड़े धुले, घर साफ किया, हम नहाए, हमने बर्तन साफ किए, किसी भी तरह की सफाई में कॉमन चीज क्या है? मुझे कॉमन तो ये लगता है कि उस चीज की क्लीनिंग करना। पानी कॉमन है सब में। राइट। आप कुछ भी लगाओ, पानी चाहिए बाद में साफ करने के लिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है पानी से धोना। फेस पे जितने हो सके केमिकल्स कम लगाएं।
ठीक है। अगर आप मेरे घर जाके देखो तो मुल्तानी मिट्टी है, मुल्तानी मिट्टी लगाइए, उससे ज्यादा अच्छा क्लीन कोई नहीं कर सकता। सिर धोने में भी, स्किन पे भी, फेस पर भी, हर जगह पे मुल्तानी मिट्टी को आप थोड़ा सा रगड़ेंगे तो, और उसको जितनी देर में रगड़ा उतना देर में भी वो क्लीन करता है। और उससे क्लीन करने से ड्राइनेस भी नहीं आता है, एक बॉडी पे एक लस्टर भी अच्छा आता है, यानी चमक भी आती है, और बॉडी में जो स्किन की हेल्थ है वो अच्छी रहती है। तो पहली बात तो ये कि केमिकल्स को नो बोलिए। जितने हम लोग ब्यूटी क्रीम्स लगाते हैं, कई चीजें हमारे इंटरनल होती हैं जी, कई चीजें हमारे इंटरनल होती हैं। गर्मी से कुछ हो गया फेस पे, धूप से हो गया, कुछ एनवायरमेंटल कुछ एलर्जी होगी उसकी वजह से हो गया, कोई फूड की एलर्जी होगी उसकी वजह से हो गया, हमारा लीवर अच्छे से काम नहीं कर रहा उसकी वजह से हो गया, है ना, हमारा हार्मोनल डिस्टर्बेंस उसकी वजह से कुछ हो गया, कईयों के एक्ने निकल के आ गए, है ना। तो अगर कोई इन्फेक्शंस है उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी रेमेडी बता दूंगी कि नीम का तेल लो जी। नीम के तेल की 2-3 बूंदे नाभि में डालनी है, ठीक है। जिनको खास करके एक्ने निकल रहे हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ। ओके, एक्ने वालों के लिए नीम का तेल आप नाभि में डालिए। जैसे फेस पे पिगमेंटेशन हो जाती है आजकल देखा है, या तो डिलीवरी के बाद भी हो जाती है और फिर बहुत सारी महिलाओं को हो ही जाती है, तो उस दौरान उन्हें क्या करना चाहिए? ज्यादातर तो ये आयरन की और ये सब डेफिशिएंसी की वजह से होती है, तो पहले वो ही चेक करना चाहिए कि वो तो नहीं है तो उसको सही करने वाले फूड्स खाने हैं। गोलियां कैप्सूल उठा के खाने की बात नहीं मैं कर रही हूँ। अगर डेफिशिएंसी है तो उस तरह के फूड चूज करने हैं। आयरन की डेफिशिएंसी है, जीरा खाइए, गुड़ खाइए, पालक खाइए, हरे पत्ते वाली सब्जियां खाइए, कैल्शियम कम है तब भी हरे पत्ते वाली सब्जियां खाइए, मशरूम खाइए, ठीक है ना। मिलेट्स में देखिए कि कौन सी चीज क्या दे रही है, वो खाइए। तो ये चीजें हमें चूज करनी है हमारे लिए। और दूसरी बात ये है कि फेस पे लगाने के लिए तो एलोवेरा जो है, एलोवेरा की जो जेल होती है, वो जेल बनाने का तरीका बताने लगूंगी तो लंबा हो जाएगा, तो आप रेडीमेड जेल भी ले सकते हैं, ठीक है। उसको आप किसी भी तेल में, आप उसको फॉर एग्जाम्पल आप तिल के तेल में आप तेल 1 चम्मच लिया, जो रेडीमेड जेल है उसको 2 चम्मच लिया, उसको फेंटेंगे, वो क्रीम बन जाती है, एकदम क्रीम। ओके, एकदम क्रीम। अभी अगर होता तो मैं अभी आपको करके दिखा देती। तो वो क्रीम बन जाती है, उसको आप कहीं पर भी लगाएंगे वो तुरंत एब्जॉर्ब हो जाती है। अदरवाइज भी हम जो भी लगाते हैं स्किन पे तुरंत स्किन के अंदर जाता है, वो सीधा हमारे ब्लड में जा रहा है। तो जितने भी केमिकल्स है वो अंदर जाके कैंसर करते हैं, इन्फ्लेमेशन करते हैं, हेल्थ को खराब करते हैं, ठीक। तो ये नॉर्मल जो ये नेचुरल चीजें हैं, इसे हम अपनी क्रीम खुद बना सकते हैं। अगर स्किन की वैसे कोई दिक्कत है तो जो बी वैक्स होती है, बी वैक्स यानी जो ये मधुमक्खियों का छत्ता रहता है, उसको अगर तोड़ के आप पानी में उबाल लेंगे और छोड़ देंगे तो उसके ऊपर एक मोटी परत जम जाएगी, वो वैक्स होती है जी। उससे आजकल कैंडल्स भी बन रहे हैं। उसको बाद में हम नीम के तेल के साथ पका के उसकी क्रीम बना लेते हैं। वो एकदम से क्रीम बन जाती है और वो हम लगाते हैं जहां जितनी भी स्किन की दिक्कतें हैं उसके ऊपर, डर्मेटाइटिस खास करके। ओके, तो मतलब काफी चीजें मतलब घर से ही आप कर सकते हैं अपनी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन। ज्यादातर चीजें आप घर पे ही कर सकते हैं और सॉल्यूशंस घर की चीजों से ही आती है, ये भी मैं बता दूं साथ के साथ। क्योंकि दवाई खाएंगे, एक दवाई खाई उसके कारण जो प्रॉब्लम होगी फिर उसके लिए दूसरी खा रहे हैं, फिर तीसरी खा रहे हैं, तो ये एक चेन बन जाती है, उसी की तरफ हमें चलना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज और देखा है कि आज के टाइम पे देखा जाए तो लेडीज को डिप्रेशन, एंजाइटी बहुत ज्यादा है। तो उस दौरान एक महिला को क्या करना चाहिए? तो उसे एलोपैथिक में जाएं तो मेडिसिन दे दी जाती हैं, आप ये लीजिए और चलते रहिए उसी चीज पे। तो हम आयुर्वेदा में उसको कैसे अच्छा कर सकते हो, अपने शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं? एंटी डिप्रेसेंट या ट्रैंकुलाइजर्स जब हम लेते हैं तो उससे हमारा मेटाबॉलिज्म सप्रेस होता है, वेट गेन होना शुरू हो जाता है, हार्मोनल डिस्टर्बेंस आता है। तो लेकिन स्ट्रेस है, मेंटल हेल्थ को ठीक रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्ट्रेस है चाहे एंजाइटी है, दोनों के केस में तो ये एक ड्राइनेस होती है दिमाग के अंदर, ठीक। तो उस ड्राइनेस को आप बाहर, अगर ड्राइनेस है स्किन पे, आप क्या करोगे? अगर स्किन पे ड्राइनेस आ गई आप क्या करोगे? हम मोस्ट ऑफ जो करते हैं लोशन लेके उसे कुछ ना कुछ लुब्रिकेशन करेंगे आप। तो अंदर की ड्राइनेस के लिए भी लुब्रिकेशन जरूरी है और उसके लिए रास्ता है ये नोज। ये नोज इज द डोरवे टू ब्रेन। नासा ही शीर्षो द्वारा में ऐसे हमारे आयुर्वेद में लिखा है। तो इस रास्ते से हम ब्रेन तक पहुंच सकते हैं। तो नाक में घी डालना है, नाक में तेल डालना है, सबसे पहले तो ये करना है, ठीक। वो एब्जॉर्ब होगा और वो जो हमारी नर्व्स हैं उनको भी
लुब्रिकेट करेगा, हमारे जो ब्रेन के सेल्स हैं उनको भी लुब्रिकेट जो है वो करेगा। वो सीधा चला गया, वहां पे ऐसा नहीं होता, लेकिन वो सिग्नल्स जो यहाँ पे अब्जॉर्प्शन होता है, ब्लड में तो जाते ही है चीजें, तो वो ब्रेन को सिग्नल जाता है और ब्रेन पूरी बॉडी को सिग्नल्स भेजता है। इस तरह से ये नस्य काम करता है। Okay. इस टेक्निक को नस्य बोलते हैं, नस्य या नस्यम। नस्यम, हाँ, नस्य मतलब नासा के दौरान सारी चीजें माइंड तक जाना, देना। तो कुछ चीज को सूंघते हैं या नाक में डालते हैं तो वो नस्य ही है। ठीक है, तो वो आप ब्राह्मी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं नाक में डालने के लिए। पंचगव्य घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, तिल के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से और भी कई तेल आते हैं जो अलग अलग तरह की जड़ी बूटियों से पकाए रहते हैं। इसके अलावा आप ब्राह्मी ले सकते हो, शंख पुष्प ले सकते हो, तगर ले सकते हो। ये जड़ी बूटियां जो है आप अपने आप भी ले सकते हैं। ठीक है। भ्रामरी प्राणायाम कीजिए। भ्रामरी करेंगे तो एंजाइटी, डिप्रेशन, हार्मोनल डिस्टर्बेंस, इन सबको, ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम, इन सबको फिक्स करने में हमें भ्रामरी जो है वो बहुत अच्छा सोल्यूशन है इसका। तो 3 बार भ्रामरी कीजिए, सुबह 3 बार कीजिए सोने से पहले। और फिर देखिए कि डिप्रेशन कहाँ गया और एंजाइटी किधर गई। जब भी एंजाइटी हुई आप उस समय भी कर सकते हैं। तो इसमें बेली ब्रीदिंग करना है, पेट से सांस लेना है, सांस भर लिया पूरा अच्छे से, कानों को बंद कर लिया और इस तरह से रख के फिंगर्स को, जितनी देर में हमने सांस लिया उससे डबल समय में हमें निकालना है ओम की आवाज करते हुए। तो वो भ्रामरी प्राणायाम होता है। आप अपने योग टीचर को पूछ सकते हैं या आप यूट्यूब पे वीडियो भी देख सकते हैं इसका जानने के लिए कि कैसे करते हैं इसको। जी। तो महिलाओं को मेनोपॉज हो जाता है एक एज में आके, तो उसके दौरान जब वो होने वाला होता है उस दौरान भी प्रॉब्लम्स होती है, उसके बाद भी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो किस तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं और इनको किस तरीके से आने वाली जो फ्यूचर में प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं नेचुरल प्रोसेस बंद हो रहा है तो महिलाओं को बहुत सारी अननेसेसरी वेट गेन हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। इसके पहले मैं आपसे थोड़ा सवाल पूछना चाहूंगी। आप मुझसे इतने देर से सवाल पूछ रही हैं, मैं भी पूछ लेती हूँ। जब पीरियड्स शुरू होते हैं, जब प्यूबर्टी आती है, मेनार्की आती है, प्यूबर्टी वाली जो एज रहती है, उस समय बच्चों को पीरियड्स आते हैं, दर्द होती है, पीरियड्स डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है, कई लोगों का वेट गेन भी होता है, उनको उनका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है, उनके डाइजेशन प्रॉब्लम्स आते हैं। उनको एसिडिटी रहेगी, किसी को नोजिया रहेगा, किसी को कॉन्स्टिपेशन रहेगी, ये सब दिक्कतें उसमें आती हैं। हम उन बच्चियों को क्या बोलते हैं? हम यही बोलते हैं कि ये नॉर्मल है, राइट। थोड़ा समय लगता है, बॉडी इसमें एडजस्ट करती है। फिर एक और फेज आता है हमारी जिंदगी में जब हार्मोनल डिस्टर्बेंस होती है, तब हार्मोन हमारे डिस्टर्ब नहीं है, एक तरह से उसका चेंज होता है, तो वो है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में भी ऐसे ही होता है, बिल्कुल, ठीक है ना, हमारी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं। और लेकिन जब वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस ने बंद होना है तब हम उसको बीमारी मान रहे हैं जी। वो तो बायोलॉजिकल चीज है, शुरू हुआ बंद होगा, और हम उसको समझ रहे कि बीमार, पहले दिमाग में हुआ बनाने आ रहे मेनोपॉज आ रहा है, पहले से हार्मोन्स खाने शुरू कर दो। लोग करते हैं, जिन हार्मोन्स ने काम करना शुरू किया था तब भी समय लगा, जब वो बंद करेंगे तब भी समय लगेगा। हमारी बॉडी अडेप्ट करती है, हमारी बॉडी को चाहिए समय। करेक्ट। अगर हम उसको समय देंगे तो वो अपने आप को रीसेट करती है बॉडी। हमारे हार्मोन्स कैसे बनते हैं? कोलेस्ट्रॉल को यूज करके, हमारी बॉडी के अंदर जो स्किन के नीचे कोलेस्ट्रॉल, उसको यूज करके हमारी बॉडी जो है हार्मोन्स बनाती है, खास करके एस्ट्रोजन जो बनते हैं। तो वो जब यूज नहीं हो रहे, वो हार्मोन्स नहीं बन रहे, तो वो कोलेस्ट्रॉल एक्स्ट्रा पड़ा आ जाता है, ये एक तो चेंज आता है। तो ऐसे बोलता है कि अच्छा तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, बढ़ नहीं गया, वो उसको हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं अब, तो उसको उसकी एंट्री कम करनी है कोलेस्ट्रॉल की, उसको पचाने में हमारे लगना है, उसको दवाइयां नहीं खानी है, वो बीमारी नहीं लग गई है, खाली हमें थोड़ी सी बायोलॉजिकल चेंजेस लेकर हमारी बॉडी में आने हैं। ठीक है, तो डाइट को चेंज करना है, फैटी डाइट, ग्रीजी डाइट, ऑयली स्पाइसी डाइट नहीं खाना है। और दूसरा ये फिजिकल एक्टिविटी करना है। ये 2 चीजें करेंगे तो वो कोलेस्ट्रॉल जो डिस्टर्बेंस हमें दिख रही है रिपोर्ट में, वो ठीक हो जाएगा धीरे धीरे करके। ओके, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि वेट गेन हो जाता है। वेट गेन इसलिए होता है कि हमें खुद ही लगता है कि हम पता नहीं क्या हो गया, कि अब चले ना बैठे, एनर्जी सेव करें, है ना। तो एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज करेंगे तो वही हार्मोन्स हो सकता है कि और थोड़े लंबा समय तक हमारा साथ दे दें। अगर हम इनएक्टिव रहते हैं तो हार्मोन्स कम साथ देते हैं। तो एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, योग करना बहुत जरूरी है। आप स्विमिंग करो, योग करो, रनिंग करो, वॉक करो, जुम्बा करो, जो मर्जी करो, लेकिन आपको करना है। पिलाटेस करो, कुछ भी करो, ठीक है। तो हमारी जो पेल्विक
हेल्थ है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेनोपॉज में के बाद में पेल्विक हेल्थ, जो मसल्स हमारे वीक हो जाते हैं, हर चीज ढीली पड़नी शुरू हो जाती है बॉडी में क्योंकि हॉर्मोन्स नहीं है, तो उसके लिए हमें स्ट्रेंथनिंग की जरूरत है। पेल्विक एरिया को हमें स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, नहीं तो कई लोगों को यूरिन की लीकेज होनी शुरू हो जाती है मेनोपॉज में। फिर उसके कारण हमारी बॉडी में कैल्शियम की नीड बढ़ जाती है। हम डाइट में चेंजेस तो लाएंगे नहीं, क्योंकि एक तो है हम लोग फिगर कॉन्शियस और दूसरा है हम त्याग की मूर्तियां जी, कि बचा खुचा खा लो सबका। हाँ, जो अपने लिए स्पेशली नहीं बनाना अलग से। क्यों नहीं बनाना, हम तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने सबका ध्यान रखना है। तो वो जो हमारे जोड़ों की दिक्कतें आती है वो इसलिए आती हैं, पहली बात तो हम स्ट्रेंथनिंग नहीं करते, दूसरी बात हम लोग डाइट नहीं प्रॉपर लेते हैं जी। तो मशरूम खाइए, हरे ग्रीन डार्क ग्रीन पत्तियां खाइए ताकि विटामिन डी पूरा रहे हमारा, ताकि हमारे कैल्शियम पूरा रहे, तो हड्डियां अंदर से खोखली नहीं होंगी और हमारे जो मसल्स है वो भी अगर स्ट्रेंथन हम उनको करते रहेंगे तो जॉइंट्स की प्रॉब्लम नहीं आएंगे। तो यही दिक्कतें हैं जो आती हैं। तो जैसे एक 40 के बाद या कहते हैं महिलाओं को आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग कौन सी ऐसे हर्ब्स हैं जो कंटिन्यूसली अपने रेगुलर डाइट में लेके ऐड कर लेने चाहिए जिससे कहीं ना कहीं वो स्वस्थ रहें और बुढ़ापे की तरफ थोड़ा कम जाए? शतावरी, आंवला, मुलट्ठी, ये 3 और ब्राह्मी, ये मैं 4 चीजें बोलूंगी जो हमें लेना ही चाहिए। इसके अलावा हम सहजन भी ले सकते हैं, वो भी B12 का बहुत अच्छा सोर्स है ना। तो ये चीजें जो है हमें लगातार हमें खानी चाहिए। तो जैसे मैंने बताया शतावरी कल्प नाम का एक वो भी आता है, कॉम्बिनेशन भी है, शास्त्रों में लिखा हुआ है वो। तो वो एक सप्लीमेंट की तरह हम ले सकते हैं। मतलब लेने का प्रोसेस किस तरीके से? वो गुड़ से बना होता है, तो ग्रेन्यूल्स होते हैं, उसको पानी में घोल के ले लीजिए, उसको दूध में घोल के ले लीजिए, उसको ऐसे ही खा लीजिए, वो हमारी इच्छा है। वो टेस्टी होता है। आजकल तो अलग अलग फ्लेवर्स में भी आ रहा है, कोई इलायची वाला, कोई चॉकलेट वाला, कोई कैसा। तो जैसा अच्छा लग रहा है वैसा करो, लेकिन खाओ। उसको लेना चाहिए ताकि हमारी बॉडी को थोड़ी सी सपोर्ट मिलती रहे। और मैं बता दूं कि ये केमिकल्स नहीं है, इसलिए बॉडी पे साइड इफेक्ट्स नहीं करेंगे। फिर भी आप एक बार जरूर अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, क्या आपको तेल के एनीमा यानी कि वस्ती लेने की जरूरत है, या आपको नाक में कोई खास तरह का तेल डालना है। ब्राह्मी तेल डालिए नाक में, ठीक, ब्राह्मी आंवला तेल नहीं डालना है नाक में, ब्राह्मी तेल जो आता है वो ब्राह्मी तेल, हाँ वो कहना है। एंजाइटी, डिप्रेशन, जो मूड स्विंग्स होते हैं उसको हैंडल करने के लिए भ्रामरी कीजिए और ये नाक में तेल डालिए, ये 2 चीजें ही काफी हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें, इसको करते रहने से सारी चीजें सही अपने आप ही हो जाती है। बिल्कुल। तो जैसे मैंने ना शिलाजीत को लेके बहुत ज्यादा चीजें सुनी हैं, तो आज मुझे मौका मिल रहा है आपसे पूछने के लिए कि शिलाजीत को सिर्फ मैंने पहले सुना था सिर्फ पुरुष लोग लेते थे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए, तो शिलाजीत के ऊपर एक जो रहस्य है कि ये कौन कौन ले सकता है, और इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपसे जानना। भारती जी, ये सवाल पूछने के लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी आपको क्योंकि इसके बारे में बात नहीं होती है ज्यादा। शिलाजीत समझा जाता है मर्दों की ताकत की चीज है कि मेल सेक्सुअल हेल्थ के लिए ये ज्यादा चलने वाली चीज है। इसको प्रोजेक्ट ही ऐसे कर दिया गया, इसको बेचने का तरीका ऐसे बना लिया गया। लेकिन शिलाजीत जो है ये हर किसी को लेना चाहिए, दोनों जेंडर्स को। फीमेल्स के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ये मेल्स के लिए है। अगर आप आयुर्वेदिक टेक्स्ट की बात करेंगे, हमारे शास्त्रों की बात करेंगे, तो उसमें इसको डायबिटीज की ट्रीटमेंट के लिए बताया गया है कि डायबिटीज की ट्रीटमेंट जो है उसमें शिलाजीत सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये काम कैसे करता है ना, अगर हम इसको समझ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हम खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं इसको। शिलाजीत में 2 चीजें अंदर रहती हैं जो असली काम करती हैं, एक DBN होते हैं और एक होता है फुलविक एसिड। तो ये दोनों काम करते हैं हमारे सेल के अंदर का जो पावर हाउस है माइटोकॉन्ड्रिया, उस पर। माइटोकॉन्ड्रिया ATP बनाते हैं, एनर्जी बनाते हैं हमारी बॉडी के लिए, तो ताकत तो मिलती है इससे, ठीक है। लेकिन वो कैसे मिल रही है आज मैं बता रही हूँ शिलाजीत को, बता रही हूँ कि आप जो शिलाजीत कहा, क्या बोलता है कि हम हाथी जैसी ताकत आ गई, गेंडे जैसी आ गई, घोड़े जैसी आ गई, तो ताकत तो आती है, लेकिन वो माइटोकॉन्ड्रिया जो है उनका जो ऑक्सीजन लेने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ती है, उनकी सेल वॉल अच्छी होती है, और सेल वॉल अच्छे होने की वजह से टॉक्सिन्स अंदर एंटर नहीं करते, और जो अंदर टॉक्सिन बिल्डअप पड़ा हुआ है, यहाँ तक कि स्पाइक प्रोटीन भी, उसको भी ये बांध के बाहर फेंक सकता है, जिसको अदरवाइज हमारी बॉडी नहीं निकाल सकती। तो इसलिए शिलाजीत के ये भी फायदे हैं। दूसरा, ये हमारे हार्मोन्स पे असर करता है, जरूर असर करता है, मेल्स में भी और फीमेल्स में भी। तो हमारी माइक्रो सर्कुलेशन है जो कैपिलरी लेवल की जो सर्कुलेशन है
वहां पे जो एक्सचेंज है ऑक्सीजन उसको ये इम्प्रूव करता है। तो इसलिए शिलाजीत, जिनको लो एनर्जी रहती है, जिनको डायबिटिक न्यूरोपैथी है, जिनकी सुन रहती है, नम्बनेस रहती है, पैर सो गए, हाथ सोया पड़ा है, उंगलियां अच्छे से काम नहीं कर रही हैं, या नीले पड़ जाते हैं हमारे हाथ पैर सर्दियों में, रेनॉल्ड्स फिनोमेना जिनको कहते हैं कि ठंड की वजह से नीले पड़ जाते हैं हाथ पैर, है ना। तो वो जो दिक्कत है उसमें शिलाजीत ही कल्ला काम करता है। जी हाँ, क्योंकि वो माइक्रो सर्कुलेशन बढ़ाएगा, बेसिकली ऑक्सीजन पहुंचानी है हर जगह पे, तो वो उस पे काम करता है शिलाजीत। इसलिए शिलाजीत सब ले सकते हैं। आपको खाली ये ध्यान रखना है कि कहीं आपकी पित्त तो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी हुई, है ना। तो उसके हिसाब से आपने कितनी क्वांटिटी लेनी है, एक गेहूं के दाने के बराबर शुरू कीजिए, धीरे धीरे करके बढ़ाइए जितनी हमारी बॉडी टॉलरेट कर सकती है। और फिर उसको किस चीज के साथ लेना है, दूध के साथ लेना है, नारियल पानी के साथ लेना है, घी के साथ लेना है, शहद के साथ लेना है, ये हमने अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से या हमारी बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिसाइड करना है। इसके लिए आप अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर को पूछिए, हमसे पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे। पहले हमें आपको पूछना पड़ेगा थोड़ा सा कुछ, फिर हम आपको बता देंगे इसके बारे में। बिल्कुल। तो जैसे मान लेते हैं, सबसे बड़ी बात आती है इसकी प्योरिटी की, कि कैसे पहचाने कि असली कौन सा है, नकली, क्योंकि मार्केट में तो बहुत सारे शिलाजीत हैं, कोई महंगा है कोई सस्ता है, तो यहाँ पे प्योरिटी किस तरीके से चेक की जाए? प्योरिटी में एक तो ये पानी में जब घुलता है तो पूरा घुल जाना चाहिए, ठीक है। और घुलने के बाद में इसको, या दूध में भी, जिसमें भी हम इसको घोल रहे हैं, एक ब्राउनिश टिंच आती है उसमें, लेकिन उसमें कुछ रेजिड्यूज नहीं होने चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, इसकी एक स्मेल होती है और एक टेस्ट रहता है। उसको जब हम टेस्ट करते हैं तो हमें पता चल जाता है, लेकिन उसके लिए एक्सपीरियंस की जरूरत है। correct. जो आसान चीज है वो इसको जला के देखिए, अगर वो प्लास्टिक के जैसे जल रहा है तो वो नकली है। तो ये 3 ऐसी चीजें हैं जिससे हम पहचान सकते हैं जो शिलाजीत हम खा रहे हैं वो असली है या नकली है, या उसमें कोई मिलावट तो नहीं की गई है ना। तो बहुत ज्यादा अगर उस पर डाउट हो रहा है तो आप किसी एक्सपर्ट के पास लेके जाइए, वो आपको देख के बता देंगे सही है कि नहीं। बिल्कुल। तो महिलाएं किस तरीके से, जैसे आपने बताया कि बॉडी टाइप से होता है, पर मतलब कब उन्हें शुरू कर देना चाहिए, मतलब एक एज का भी वो रहता है? शिलाजीत की हर एज में जरूरत है, 18 साल के बाद ये कोई भी ले सकता है। क्वांटिटी में हमने बताया, गेहूं के दाने की जितनी क्वांटिटी शुरू कीजिए, जितनी हमारी बॉडी के साथ में इट्स गोइंग वेल, दोस्ती निभती रहे, उतना ही रखना है और उसको निभाते रहना है, ठीक है। तो किसी भी एज में आप उसको ले सकती हैं। पहले तो ये नहीं है कि बूढ़े हो रहे हैं तो खाना शुरू करें, खाएंगे तो बूढ़े ही नहीं होंगे, इस तरह से सोचना है। बिल्कुल, जवान रहने के लिए, जवान रहने के लिए। तो हमारी जो हाँ बिल्कुल, रिंकल्स नहीं पड़ेंगे ये, क्योंकि हमारी रिजुविनेशन तो उसी से ही होगा ना, टॉक्सिन नहीं होंगे तो सेल्स डैमेज नहीं होंगे, तो स्किन का जो कम्प्लेक्शन है वो भी अच्छा रहेगा, स्किन की जो हेल्थ है वो भी अच्छी रहेगी। क्या बात है। पर ये एक चीज और, जब तक पहले हम शिलाजीत के बारे में सुनते थे तो कहीं ना कहीं सेक्स लाइफ को लेके ज्यादा चर्चा में आता था, और कहीं ना कहीं खुल के कोई बात नहीं करता था। और आज आप बता रहे हैं कि शिलाजीत हर कोई ले सकता है, दोनों के लिए इक्वल जरूरत है इसकी। बिल्कुल। तो लोग पहले तो खुल के बात क्यों नहीं करते थे? ऐसी इसमें क्या ऐसी चीज थी कि हर कोई से दबा रहा था? देखिए, अगर मैं मुगल काल के पहले की भारत की बात करूं तो हमारे यहाँ पे हर चीज के बारे में खुल के बात होती थी। काम सूत्र पढ़ाया जाता था, पढ़ाया जाता था, लोग उसको पढ़ते थे, समझते थे। जो सेक्सुअल प्रोसेस है उसकी एक बायोलॉजी है, उसकी एक फिजियोलॉजी है, उसको पढ़ाया जाता था, समझाया जाता था कि कैसे क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है ना। तो कई सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे आजकल यंगस्टर्स में ज्यादातर ईडी की, पीई की, यानी कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है या प्रीमेच्योर एजैकुलेशन है, इस तरह की जो दिक्कतें आती हैं वो आती ही नहीं थी। कंसीव करने में दिक्कत आ रही है, तो कहीं ना कहीं वो जो सेक्सुअल प्रोसेस है कहीं उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है, ये भी हमें सोचना चाहिए, ठीक है। तो उसके बारे में हमारे देश में बड़ी खुल के बात होती थी, और शिलाजीत जो है उसको खाया जाता था। लेकिन जैसे जैसे हमारे देश में दूसरे लोग आए बाहर के, उसके वजह से धीरे धीरे हमारे चीजों के बारे में खुल के बात करना धीरे धीरे करके कम होता गया, औरतों को पर्दे में रहना शुरू कर दिया गया। तो ये सामाजिक जो ढांचा था वो बदलने की वजह से कई चीजें जो थी उस धीरे धीरे करके खत्म होती गई। लेकिन जो अब जेनजी है, मुझे जेनजी इसलिए पर्सनली मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ उनको, जेनजी को, क्योंकि वो बड़े क्यूरियस है जानने के लिए।
क्यूरियस हैं, लॉजिकल हैं, हर चीज का कारण ढूंढते हैं, राइट, और हर चीज का लॉजिक ढूंढ के फिर उसको समझते हैं और फॉलो करते हैं। कई सारी ऐसी चीजें हैं हमारे ट्रेडिशन की जो जेंजी समझ रही है और वो कर रही है ना। तो इसलिए जो इसके लिए बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जानकारी जो इकट्ठी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, ये टॉपिक ही ऐसा है कि इससे मुझे लगता है कि फैमिली एक टाइम आने के बाद उसे समझाना चाहिए, क्योंकि पता नहीं सरकार तो इस टॉपिक को छेड़ना ही नहीं चाहती और समाज भी छेड़ने नहीं देता। अरे स्कूलों में सेक्स एजुकेशन का चैप्टर डाले हैं, बहुत जरूरी है। 8th की बुक में, 8th की साइंस की किताब में रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसमें इंटरकोर्स कैसे होता है वो भी उसमें बताया गया है। वो पोर्शन ही स्किप कर दिया जाता है पढ़ाने के समय, पढ़ाने के दौरान पढ़ाया ही नहीं जाता। खुद पढ़ लो, खुद पढ़ लो। हाँ, अगर पढ़ भी रहे हैं, अगर लड़के लड़कियां एक साथ भी बैठे हुए हैं, तो भी हमें पहले उनको इस बात में मेंटली प्रिपेयर करना है कि जिस विषय में हम बात कर रहे हैं ये हमारे जीवन की सत्य है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। बिल्कुल, उसमें हंसने वाली या मजाक उड़ाने वाली बात नहीं है। करेक्ट। तो इसी दौरान एक पता नहीं ये क्वेश्चन कैसा रहेगा, पर देखा है कि जब इंटीमेसी के दौरान हस्बैंड वाइफ का जब रिलेशन होता है तो या तो जो महिला है उसको ड्राइनेस होती है। हाँ, नहीं तो सही बोल रही हैं आप। आयुर्वेदा में मतलब इसका हम क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, होने का क्या कारण होता है? देखो, इसका एक कारण हो सकता है कि वो साइकोलॉजिकली कनेक्टेड नहीं है, तो इसमें फोर प्ले का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, हार्मोन्स अगर अच्छे से काम नहीं करे तब भी ऐसे ही रहता है। कुछ लोकल उस रीजन की कुछ दिक्कत रहेगी तब भी जो वेजाइनल ड्राइनेस है उसमें जो काम करती है वो आ जाती है। लेकिन सोल्यूशन की बात हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। अगर आप पिछली बातें याद करो जो हमने बात किया, तो हमारे पास एक बड़ा ही आसान तरीके होते हैं। तो वो जो ऑयल्स रहती हैं उसके हम लोग टैम्पॉन्स यूज करते हैं, मतलब पीचू स्वैब्स यूज करते हैं जी, लोकल एरिया को क्लीन करने के लिए, उसको उसकी हेल्थ को ठीक करने के लिए, नॉट ओनली क्लीन करने के लिए। तो ड्राइनेस के लिए भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। मतलब फिर भी एक ड्राइनेस के लिए बहुत सारी हैं, पर कुछ कोकोनट ऑयल जो है हाँ, वो बड़ा सेफ है। ओके, कोकोनट ऑयल जो है वो सेफ है, उसके जो पीछू है वो रख सकते हैं। प्लस इसमें आपको पार्टनर से कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। तो है ना, कोई इन्फेक्शन ना हो, इस चीज का भी ध्यान रखना है। कोई हम ज्यादा ऐसी दवाइयां तो नहीं खा रहे हैं, उनका भी इम्पैक्ट होता है कई बार। कुछ दवाइयां खा रहे हैं तो ऐसे मेल्स में भी ऐसा ही, जो डायबिटीज है, डायबिटीज की वजह से इरेक्शन नहीं होता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता ही होता है। सभी डायबिटिक लोगों को इवेंचुअली ये दिक्कत आती ही है एक समय पे आके। जो इंसुलिन ले रहे हैं उनको तो और भी जल्दी हो जाता है, कोई बात नहीं करता लेकिन इस बारे में। और फिर हम लोग क्या एक्सेप्ट करके बैठ गए, हाँ ये तो होना ही था। अब मैंने बता दिया कि डायबिटीज वालों को होगा ही, तो ये भी बोलेंगे अच्छा ठीक है, मैम भी बोल रही है तो ऐसे ही होना ही है। तो हम पहले ही मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं, भाई हर चीज का सोल्यूशन होता है, बिल्कुल उसको ढूंढना होता है, उसको करना होता है। तो शिलाजीत खाना इंपॉर्टेंट है, खास करके अगर डायबिटीज वाले हो तब। शिलाजीत तो मुझे लगता है हर किसी को लेना चाहिए। पॉडकास्ट सुनने के बाद तो महिलाएं प्लीज आप शुरू कर दो। हाँ, हमें अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ, हमारी जो एनर्जी लेवल है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब मैम के साथ हम शुरू करने वाले हैं कुछ रैपिड फायर, और कुछ मैम से पर्सनल सवाल भी किए जाएंगे। तो सबसे पहले, अगर पीरियड्स पेन में हमें हीटेड बैग लेना चाहिए या फिर आयुर्वेदिक काढ़ा? दोनों ले सकते हैं, काढ़ा भी लेना चाहिए हाँ। और हॉट पैक पहले लेना चाहिए। अगर हॉट पैक से नहीं आ रहा है तब कोई काढ़ा लीजिए, नहीं तो आप जो मोटी काली इलायची रहती है और अजवाइन रहती है, इन दोनों को आप पानी में उबालिए, एक चाय की तरह इसको बना लीजिए, वो लीजिए। जब पता ही है कल से पीरियड्स आने तो आज भी लेंगे तो वो पेन होगा भी नहीं। और जैसे मैंने पहले बताया था कि जौ की खीर बना के उसमें आप घी डाल के खाइए, तब भी पेन नहीं होती है। क्या बात है। स्किन पर ग्लो लाने के लिए क्या सिर्फ जेल यूज करना है और बेसन का लेप, या और कुछ भी यूज कर सकते हैं? ग्लो अंदर से आता है तो सबसे पहले अपने डाइट को ठीक करना है, उसमें न्यूट्रिशन प्रॉपर होना चाहिए। और अगर लोग स्किन पे लगाने की बात करूं तो लगाने की तो सारी दुनिया जानती है, मैं तो ये कहूंगी कि लगाना बंद करो, केमिकल्स को लगाना बंद करो। एलोवेरा लगाओ, मुल्तानी मिट्टी इस्तेमाल करो, चंदन लगाओ, हल्दी लगाओ, ये लोदर है, नाक केसर है, ऐसी चीजें मिला के अपना खुद का एक पैक तैयार कर लीजिए, वो लगाइए। और जैसे पहले भी हमने बताया
कि जेल और ऑयल को मिक्स करके आप अपनी क्रीम बना सकते हैं। कुमकुमादि तेल लीजिए, कुमकुमादि ऑयल जो आता है मार्केट में, 1 चम्मच वो लेना है, 2 चम्मच आपको जेल लेना है, मिक्स कीजिए, आपकी क्रीम बन जाएगी। ओके। और वो किसी भी तरह की ब्यूटी पर्पस के लिए वो बहुत ही बढ़िया है। ओके। अगर किसी को पीसीओडी होता है तो योगा की तरफ जाए या फिर आयुर्वेदा मेडिसिन की तरफ? कोई भी मेडिसिन हो, चाहे वो एलोपैथी है, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक है, उसके पहले हमें दूसरी चीजें करनी चाहिए। अगर योग से तो पीसीओडी में इतना मिरेकुलस रिजल्ट आता है, मैंने खुद देखा है, अपने घर में भी देखा है और अपने पेशेंट्स में भी देखा है। तो उस पहले योग कीजिए। अगर उससे भी आपको हेल्प नहीं मिल रही है तब आप कुछ ना कुछ जो हर्ब्स हैं वो ले सकती हैं। कुछ जो चीजें हमें अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए, जैसे शतावरी है, तो शतावरी को हम अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। ओके। एक स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए? स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए वो हर चीज करनी चाहिए जिससे बॉडी डिटॉक्स होती है, उसमें पंचकर्म आ जाता है। तो पंचकर्म अगर आप सीजन के हिसाब से करेंगे और डाइट आप सीजन के हिसाब से खाएंगे तो आपको लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। इस तीसरी चीज, आप अपनी एक्टिविटी लेवल को ठीक रखेंगे। फूड खाना है लोकल, सीजनल और फ्रेश, 3 रूल ये याद रखने हैं। चौथी चीज है आपको वॉक करनी है। 5वीं चीज है आपको सीजनल पंचकर्म करना है अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। तो ये आपकी एक जो 5 उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में हो जाएगा अगर आप ये 5 चीजें आप करते हैं। क्या बात है, स्वस्थ रहने के लिए ये 5 चीजें कर लीजिए। मेंटल हेल्थ के लिए मेडिटेशन या फिर हर्बल टी? मेडिटेशन, प्राणायाम, भ्रामरी। ओके। अगर डॉक्टर अनु अगर आयुर्वेदा वैद्य ना होती तो क्या होती? मुझे लगता है कि मैं यही होती, और अगर मैं वैद्य ना होती तो मैं सोशल वर्कर होती, जो कि मैं अभी भी हूँ, क्योंकि मुझे लोगों से मिलना, कनेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं फुल टाइम 100% वही होती। हालांकि अभी भी मुझे मेरा लाइफस्टाइल अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर लोग मुझे ऐसे ही जानते हैं, क्योंकि मैं हमेशा लोगों के बीच में ही रहती हूँ। ये भी जो है, ये भी एक सोशल वर्क ही है जो हम अभी कर रहे हैं, है ना। तो डॉक्टर अनु का सबसे फेवरेट गाना कौन सा है? मेरा इंग्लिश गाना है एक जो मुझे बहुत पसंद है, वो है वर्ड्स। वो मुझे बहुत पसंद है। इंग्लिश गाने की अगर मैं बात करूं, हिंदी गाने भी मुझे सुनना बहुत अच्छा लगता है। मैं हिमाचली गाने भी सुनती हूँ, हरियाणवी भी सुनती हूँ, यहाँ तक मैं मलयालम गाने भी सुनती हूँ, बंगाली गाने भी सुनती हूँ। मुझे म्यूजिक ओवरऑल बहुत पसंद है। एक मलयालम सॉन्ग है जिसका मुझे पूरा मीनिंग मैंने ट्रांसलेशन से सीख के किया था, उसको मैं सही से प्रोनाउंस तो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैं बता देती हूँ। नील कनुला माले, मतलब उसमें क्या है कि ब्लू आइज के बारे में जो है वो प्रशंसा की जा रही है। तो बड़ा ही सूदिंग, बड़ा अच्छा वो म्यूजिक है। और पंजाबी सॉन्ग अगर आप मेरे से पूछें तो सतिंदर सरताज का गाना है, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि सजन राजी हो जावे फिर भी रौला नहीं हो पाईदा। क्या बात है। अगर डॉक्टर अनु को मौका मिलता कि मैं ये चीज समाज से चेंज कर देती तो वो क्या चीज थी? एजुकेशन सिस्टम, बिल्कुल उसको टोटली मैं चेंज कर देती। करिकुलम को बिल्कुल चेंज कर देती। उसमें वो चीजें डाली जाती जो पहले शुरू से स्कूलों में आयुर्वेद को पढ़ाया जाता, डाइट के बारे में पढ़ाया जाता, ठीक है, वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती, सोशल प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करना है वो बताया जाता, वैसे सिचुएशंस क्रिएट की जाती कि इस मुसीबत में अगर आप फंस गए हैं तो आप क्या करेंगे। क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें क्वेश्चन का आंसर लिखना बताता है, लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं बताता। तो जब स्कूलों से बाहर निकलते हैं बच्चे, दे फील लॉस्ट, दे फील डिप्रेस्ड, कि उनको समझ में नहीं आता कि अब हम समाज में कैसे सरवाइव करें। तो मैं एजुकेशन सिस्टम एक जरूर है जो मैं चाहूंगी कि मेरे जीते जी ये मैं देख कर जाऊंगी ये चेंज हो गया। क्या बात है। महिलाएं सबसे बड़ी गलती क्या करती हैं डॉक्टर अनु के अकॉर्डिंग? वो अपने बारे में नहीं सोचना, ये सबसे बड़ी गलती करती हैं। और अपने आप को प्रायोरिटी नहीं देना, अपनी डाइट के बारे में नहीं सोचना, अपनी रूटीन के बारे में नहीं सोचना। हम लोग अगर फैमिली को 6 बजे हमारी जरूरत है तो हम 5 बजे उठे, 1 घंटा अपने आप को दें। अगर फैमिली को 9 बजे हमने सब काम खत्म कर दिया है तो 9 से 10 अपने आप को दीजिए, मेडिटेशन कीजिए, किताब पढ़िए, अपना फेवरेट म्यूजिक सुनिए, सीरियल देखिए, और नहीं तो सहेली के साथ फोन करके चुगलियां कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी कीजिए, लेकिन वो हमारे लिए अपना समय चाहिए। तो मैं एक डिश मेरे घर में जरूर बनती है डेली, मैं एक चीज जरूर खाती हूँ जो मुझे पसंद है। दूसरों को वो पसंद हो नहीं हो वो जो है मैटर नहीं होता उस समय, बाकियों के पसंद की चीजें बन जाएंगी, लेकिन मेरे को क्या अच्छा लगता है या मुझे क्या चाहिए वो भी मुझे जानना जरूरी है। क्योंकि मुझे पता है कि अगर एक
घर में अगर फादर बीमार होता है तो फादर बीमार होता है, उसकी केयर सारी फैमिली करती है। लेकिन मदर बीमार हो जाती है तो पूरी फैमिली बीमार हो जाती है, घर अस्त व्यस्त हो जाता है, पूरा सिस्टम हिल जाता है। और वो माँ अपना भी ध्यान रख रही होती है और उन लोगों का भी रख रही होती है, उल्टा हो रहा होता है। तो इसलिए प्रायोरिटी मैं बोलूंगी, प्रायोरिटाइजिंग अवरसेल्व्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप को इंपॉर्टेंस देना और अपनी शक्तियों को पहचानना। क्या बात है। अब एक मौका और मिलता है कि अनु मैम प्लीज आप हमारी जो महिला हैं उनको एक लाइन में बता दें कि वो आयुर्वेदा से उनका जुड़ना जरूरी क्यों है। क्योंकि जो हमारी रसोई है ना तो हम उससे आयुर्वेद को निकाल सकते हैं, और अगर आप आयुर्वेद पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ना हम आयुर्वेद से रसोई को निकाल सकते हैं। ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं और ये दोनों ही चीजें जरूरी हैं हमारी हेल्थ के लिए, हमारी फैमिली की हेल्थ के लिए, हमारे बच्चों की हेल्थ के लिए। जो बीमारियां हमें हो गई वो हमारे बच्चों को नहीं हो, अगर ये आप चाहते हैं तो आप सीजनल जो फूड्स हैं उनके बारे में बच्चों को बताएं। बिल्कुल सीजनल फूड घर पे पकाइए, और जो जिस हर्ब्स के बारे में हमारे एंसेस्टर्स, हमारे दादी नानी हमें बताते थे वो हमें खाना है। आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाना शुरू कीजिए। स्वस्थ रहने के लिए क्या करना है ये जानने के लिए। बीमार होके डॉक्टरों के पास लोग भाग रहे हैं, कोई ठीक नहीं हो रहा, कोई भी ठीक नहीं हो रहा। आप अपनी फैमिली में देख लो, कोई गोलियां खा रहा है वो खाता ही जा रहा है जिंदगी भर, बंद नहीं हो रही है। हम ठीक नहीं हो रहे हैं, हम खाते जा रहे हैं दवाइयां और बीमार होते जा रहे हैं। तो इसलिए मेरा वो पंडित नेहरू ने भी बोला था कि एडुकेट मेल तो देन यू एडुकेट वन पर्सन, इफ यू एडुकेट अ फीमेल यू एडुकेट द होल फैमिली। आप एक महिला को पढ़ा देंगे तो पूरी फैमिली को आपने पढ़ा दिया, क्योंकि वो ही पढ़ाने वाली है सबको बाद में। सही बात तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग, हम लोग भी करवाते हैं कोर्सेज, आप सब लोग छोटे छोटे कोर्सेज कीजिए जिसमें आयुर्वेद के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में आप जाने। ऋतुचर्या क्या है, रूटीन कैसी होनी चाहिए, पंचकर्म क्या है, घर पे हम पंचकर्म कैसे कर सकते हैं, पेन मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, हम इम्यूनिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, हमें हार्मोन हेल्थ कैसे सही रखना है, बच्चों की ग्रोथ के लिए क्या जरूरी है, बुजुर्ग है घर में उनके लिए आयुर्वेद क्या कहता है, ये सारी चीजें सीखिए। तो थैंक यू सो मच अनु मैम, बहुत अच्छा लगा। और आज कहीं ना कहीं मुझे भी आयुर्वेद से जुड़ने का मौका मिला, और जो गलतियां मेरे से हुई हैं मैं चाहती हूँ कि वो और महिलाएं ना करें। रिसर्च करें अगर प्रेगनेंसी की, जैसे ही आपको एक गुड न्यूज मिलती है तो प्लीज आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जरूर जाएं और जाने कि कौन से हर्ब्स लेके आप अपने आप को हेल्दी कर सकते हैं। जो इस दुनिया में एक नई किलकारी गूंजने वाली है उसे आप कैसे हेल्दी लेके आ सकते हैं। तो अभी अब आपका काम है कि ये पॉडकास्ट जितना ज्यादा हो जाए आप शेयर करिए, क्योंकि ये पॉडकास्ट मुझे लगता है हर एक महिला को सुनना चाहिए। कहीं ना कहीं हम अपने साथ ही खिलवाड़ कर लेते हैं, अपने साथ साथ अपने परिवार के साथ भी कर लेते हैं। तो प्लीज ये पॉडकास्ट जितना ज्यादा हो जाए शेयर कर दीजिए। और जो भी आप मैम से कंसर्न करना चाहते हैं, जो भी पूछना चाहते हैं, हो सकता है कि कुछ आपके पर्सनल सवाल हों, क्योंकि आज हमने बहुत खुल के बात की है, तो आप मैम से कनेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अपने बहुत सारे विचार आपके दिमाग में आए होंगे, सोचा होगा कि ये कैसे हो सकता है, हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो प्लीज परेशान मत होइए, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसमें भर भर के कमेंट करिए। प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मिलते एक नए एपिसोड में, जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे।